So this old man was the first man with whom that red trap sailor was feeling really satisfaction. पहली बार उसे किसी ने इस तरह से sour faces means bad tempered होकर नहीं देखा था. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Majolies with his guest until bedtime. Majolies is a game of playing cards. As we are playing the game, हम लोग ताश में खेलते हैं, अलग अलग नेम होते हैं, तो वहाँ पे एक नेम होता है Majolies, वही उन लोगों ने खेला. तो एक ताश का एक गेम का नाम है. तभी जैसे ही वो अंदर आया, अभी वो रात का समय था, उसको पता था कि हाँ ये डिनर का टाइम है और वो बहुत ज़्यादा भूखा था. तो जो ओल्ड मैन था उसने तुरंत ही एक पॉरेज पॉट रख दिया फायर पे. पॉरेज इज कॉल्ड, जो हम लोग दलिया खाते हैं. ओके, तो दलिया उसने फायर पे रखा और उसको सपर दिया. सपर इज कॉल्ड डिनर. ठीक है, तो डिनर में उसने दलिया खाया और उसके बाद उसने क्या किया, बिग स्लाइस ऑफ टोबैको रोल. जो टोबैको रोल होते हैं उसका एक काफ़ी बिग स्लाइस बनाया, जो उसके और दोनों के लिए, पाइप के लिए काफ़ी था. मतलब खाने के बाद फिर उन्होंने पाइप, एज यू हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा सिगार पाइप जो होता है उसमें टबैको को फिल करते हैं एंड दैन स्मोक के थ्रू दे सक जस्ट लाइक द सिगरेट जो होता है. इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑब्वियसली, बट उन्होंने वो किया. मतलब उसने अपने लिए भी बनाया और स्ट्रेंजर्स यहाँ पे किसके लिए आया है, रेड ट्रैप सेलर के लिए आया है. यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर के लिए बहुत सारे एग्जैक्टिव्स यूज़ हुए हैं, वो हम सब पढ़ते जाएंगे. एक वेगाबॉन्ड यूज़ हुआ था, वेगाबॉन्ड वो भी रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज़ हुआ था. पेडलर यूज़ हुआ था. एंड दिस स्ट्रेंजर्स पाइप, तो उसने एक पाइप उसको दिया, एक खुद लिया, और उसके बाद उन्होंने खाना खाने के बाद पाइप ये सिगार पीने के बाद फिर ही टुक आउट द कार्ड एंड स्टार्टेड प्लेइंग मिसोलीज. वो लोग कार्ड खेलने लगे, ताश खेलने लगे. And then the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsujo Iron Works and had worked on the land. Crofter we can say a farmer working on the rented field. ठीक है, मतलब जो काम करते हैं खेतों में, जो काम करते हैं लैंड पे, जो काम करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉफ्टर. अब काफ़ी टाइम हो गया उन लोगों को, जब इस उन्होंने डिनर कर लिया, उन्होंने खेल भी लिया, उन्होंने सिगार पाइप भी कर लिया, और उसको लग रहा था, स्ट्रेंजर को, वो जो ओल्ड मैन लग रहा था, ही वॉज वेरी जनरस, बहुत जेंटल आदमी लग रहा था, बिल्कुल जैसे कि उसने पॉरेज और टोबैको दिया था. पूरे मन के साथ उसने अच्छे से उसको अपना एक गेस्ट समझ के उसको वेलकम किया था. बिल्कुल वैसे ही उसको जनरस लग रहा था. और जो ओल्ड मैन था उसको वो स्ट्रेंजर भी बिल्कुल उसको स्ट्रेंजर भी बहुत अच्छा लग रहा था. उसको नहीं पता था कि विच टाइप ऑफ मैन इज दिस. उसको नहीं पता था कि दिस इज द मैन हु इज डूइंग पेटी थीवरीज और बैगिंग. उसको क्या पता, हालत देख के उसको गरीब लग रहा था वो. बट यहाँ पे विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद द पॉरेज एंड टोबैको, उसने उसको भी कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस उस पर शो किया. और उसके बाद जो गेस्ट है, गेस्ट भी किसके लिए आया है, रेड ट्रैप सेलर के लिए आया है, उसको इन्फॉर्म किया. यानी ओल्ड मैन ने उसको बताया कि पहले मेरे जो दिन थे वो बहुत प्रॉस्परस थे. प्रॉस्परस इसको, पहले मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत धन दौलत थी, मतलब बहुत अच्छे से मैं रहता था. एंड एक टाइम पे मैं क्रॉफ्टर भी था, रामसुजो आयरन वर्क्स, एट रामसुजो आयरन वर्क्स, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड. बताता था कि पहले मैंने रामसुजो आयरन वर्क्स है वहाँ पे काम किया है, लैंड पे भी काम किया है एज अ क्रॉफ्टर. तो वो अब ये सारी चीज़ें खेलने के बाद अब वो बातें कर रहा है. तो वो जो ओल्ड मैन है अपने पिछले दिनों की बात किसको बता रहा है, रेड ट्रैप सेलर को. वो उस पर एक तरह से विश्वास करने लगा है, ट्रस्ट करने लगा है विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट हिम. तो हम बोल सकते हैं कि ओल्ड मैन थोड़ा सा जनरस भी था और बहुत काइंड था. ठीक है, उसने सब कुछ बता दिया, वो कहाँ वर्क करता था, क्रॉफ्टर था, रामसुजो आयरन वर्क्स में भी उसने काम किया. Now that he was no longer able to do the day labor, it was his cow which supports him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all 30 kroner in payment. अब वो उसको आगे बताता है कि अब he was in his growing age, तो अब वो उतना ज़्यादा लेबर का काम नहीं कर सकता. लैंड पे काम करने के लिए, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए. तो अब वो इतना लेबर नहीं कर सकता, इसीलिए अब वो किसके उसका जो सपोर्ट था वो कौन करता था, बॉसी. बॉसी हैज़ कम फॉर द काउ. ठीक है, बॉसी एक तरह से काउ का आप नाम मान लो कि काउ के लिए आया है. ठीक है, एंड क्रीमरी इज कॉल्ड फैक्ट्री दैट मेक्स चीज़ एंड बटर
क्रोना इज द करेंसी ऑफ स्वीडन, ठीक है, जैसे हमारी करेंसी होती है रुपीज़ एंड पैसे, सो सेम एज इट्स करेंसी। तो जो अब बोलता है कि अभी आई एम नॉट वर्किंग एनी वेयर, आई एम जस्ट हैविंग अ काउ एंड विद द हेल्प ऑफ द मिल्क आई एम गिविंग दैट मिल्क फॉर द क्रीमरी टू टेक आउट द बटर एंड क्रीम इन द कंट्री एंड थ्रू विच आई एम अर्निंग, इसके थ्रू मैं अपनी अर्निंग कर रहा हूँ। और लास्ट मंथ ही उसने 30 क्रोनोस कमाए हैं, मतलब दूध बेचकर कितने क्रोनोस कमाए हैं, 30 क्रोनोस कमाए। तो अभी अगर हम देखा जाए तो वो अपनी पुरानी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा है कि मेरे कोई भी नहीं है घर में, मैं क्या काम करता था, अब मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करता था, और उसने यहाँ तक कि अपने पेमेंट के बारे में भी उसको बताया। सो वी कैन से एक स्ट्रेंजर से इतने ज़्यादा खुलना, इट शो दैट येस यू आर ट्रूली काइंड जनरस। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroners bill. These he held up before his eyes of his guest, and nodding knowingly, then he stuffed them back into the pouch. Incredulous is called unbelieving. Bills is a currency notes. यहाँ पे bills note के लिए आया है, रुपीज़ के लिए आया है. Held before eyes is called short. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो स्ट्रेंजर है उसको अनबिलीवेबल, मतलब वो विश्वास करने के, एक स्ट्रेंजर ही तो था, वो अभी आपसे मिला एंड एवरीथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज फैमिली, योर वर्क। तो यहाँ पे बताया गया है कि दैट स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अनबिलीवेबल, ठीक है, उसने तो उस पर पूरा ट्रस्ट किया, बट उसको नहीं पता था कि हु इज दिस स्ट्रेंजर ऑफ विच टाइप। तो यहाँ पर ये ओल्ड मैन उठा, उसको बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा था, पहले तो उसने बताया कि मैंने 30 क्रोनर्स कमाए, उसके बाद वो उठा और विंडो के पास गया, वहाँ से उसने एक लेदर का पाउच उतारा जो नेल पे टंगा हुआ था। नेल इज कॉल्ड कील, जो कील होती है, हुक होता है, इस शेप का जो हुक होता है ये, ठीक है। तो उसने वहाँ से उतारा, इस पे जो पाउच टंगा हुआ था उसने वो उतारा वहाँ से, और उसने दिखाया कि देखो इसमें 10 क्रोनर्स बिल्स रखे हुए, बिल्स इज कॉल्ड नोट। तो जैसे अभी हम बताएं कि 10-10 रुपए के 3 नोट रखे हुए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही उसने दिखाया उसको। एंड दीज ही हेल्ड बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, उसने अपनी जो गेस्ट था, गेस्ट किसके लिए आया है, रेड ट्रैप सेलर के लिए, तो उसके सामने रखा, उसने कहा देखो जो मैं बता रहा था कि 30 क्रोनर्स जो मैंने कमाए हैं वो ये रहे। एंड नॉडिंग नोइंगली, नॉडिंग इज कॉल्ड सिर हिलाना, नॉडिंग नोइंगली, जानकर सिर हिलाकर उसने फिर से उसमें पैसे रखे उस पाउच में और वापस उसको टांग दिया। मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि द मैन वॉज रियली इन वांट फॉर समवन, वो बिल्कुल अकेला था। जब रेड ट्रैप सेलर उसके घर आया उसको बहुत अच्छा लगा, एंड वी कैन से ना एक्साइटमेंट में वो सारी बातें उसको बताया जा रहा था, एंड ही वॉज हैविंग ट्रस्ट ऑन दैट स्ट्रेंजर। Then a hurry to milk cow, and the other man probably thought that he should not stay in the bed. यहाँ पे वो बता रहा है कि उस टाइम पर the next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time, and the crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the red trap said goodbye and thank you, and then thereupon each went his own way. Now, if we say in good season, तो we can say timely, ठीक है, timely, or you can say on time. तो when the morning was there, then both the man got up on time, मतलब सुबह उठ गए थे, टाइम से उठ गए थे, ज़्यादा जल्दी नहीं, ज़्यादा लेट नहीं। एंड देन सबसे पहले कौन उठा था, क्रॉफ्टर, द ओल्ड मैन, बिकॉज उसको मिल्क द काउ, ही हैज़ टू मिल्क द काउ इन द मॉर्निंग, और उसको दूध लेके जाना था। एंड व्हेन रेड ट्रैप सेलर सॉ हिम, कि भाई घर का जो मालिक है वो उठ गया है, तो उसने कहा कि ठीक है अब मुझे भी नहीं बेड में रहना चाहिए, मुझे भी उठना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये बोलते हैं, ये अगर ये प्रोबेबली मिल्क इज काउ, द अदर मैन थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द हाउस हम बोल सकते हैं द अर्नर ऑफ द हाउस, ठीक है, अर्नर जो कमाने वाला है, अर्नर ऑफ द हाउस, या हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकर, ठीक है, डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर और ओनर ऑफ द हाउस। कौन था वो, ओल्ड मैन था,
ठीक है। ओल्ड मैन क्या बोलता है कि वो उठा और वो अपना ही स्टार्टेड मिल्किंग द काउ, एंड व्हेन रेड ट्रैप सेलर जब उसने देखा कि अरे भाई घर का मालिक उठ गया, तो वो भी उठ गया। और जब वो उठा उसने देखा भाई उसने क्रॉफ्टर ने लॉक किया, और जब उसने देखा कि भाई गेस्ट भी उठ गए हैं, उसने लॉक किया, की अपनी पॉकेट में डाली, एंड देन ही वॉज रेडी टू गो। बिफोर गोइंग रेड ट्रैप सेलर ने उसको गुड बाय और थैंक यू बोला, एंड आफ्टर देयर अपॉन ईच वेंट टू इन ओन वे। देयर अपॉन वी कैन से इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली मतलब उसके तुरंत बाद ही, मतलब उन लोगों ने दोनों ने ही किया, बिल्कुल भी लेट नहीं किया, और इमीडिएटली वेंट अपॉन, बिल्कुल उसके बाद, यानी कि क्रॉफ्टर अपने काम पर चला गया और रेड ट्रैप सेलर अपने काम पर चला गया। But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went to the window, smashed a pan stuck in his hand and got hold the pouch with the 30 kronos. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in the place and went away. पेडलर इज कॉल्ड सेलर। अगैन देखो ये भी आया है ये एडजेक्टिव पेडलर। अभी तक रेड ट्रैप, सेलर, गेस्ट, देन स्ट्रेंजर, देन वेगाबॉन्ड एंड देन पेडलर। ओके, इतने सारे एडजेक्टिव आ गए हैं, तो वी मस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि कोई भी एडजेक्टिव आ जाएगा क्वेश्चन में पूछेंगे कि भाई बताओ हु वाज वेगाबॉन्ड, हु वाज पेडलर, देन वी शुड नो कि ये एडजेक्टिव किसके लिए आए हैं। पेडलर इज कॉल्ड सेलर, स्मैश्ड इज कॉल्ड ब्रोक, तोड़ देना, थर्स्ट इज कॉल्ड पुट फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुली या फोर्सली, फोर्स के साथ रखना। आधे घंटे के बाद वो फिर से आता है, रेड ट्रैप पेडलर वापस आता है और वो डोर, अगेन बिफोर द डोर, डोर के सामने खड़ा हो जाता है, बट वो उसको अंदर नहीं जाना था। ही वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट इनसाइड, हाउएवर, बट वो कहाँ पे गया, वो विंडो के पास जाता है। विंडो में जो पेन लगा हुआ था उसको स्मैश्ड यानी कि ब्रोक करता है, हाथ से तोड़ता है, अपना हाथ अंदर डालता है, एंड देन ही न्यू दैट last night that old man showed him, okay, this is the pouch that was hung near the window. तो उसने जो पेन था उसको ब्रोक किया, जो शीशे को तोड़ा, उसमें से अपना हाथ अंदर डाला, पाउच को निकाला, then he took the money and thrust into his pocket. 30 क्रोनोस जो रखे हुए थे बिल्स उसने निकाले और उसने फोर्सफुली अपनी पॉकेट में रख लिए, घुसा लिए, एंड उसके बाद वापस से वो जो लेदर पाउच था केयरफुली उसके प्लेस पे वापस टांग दिया। मतलब पहले उसने हाथ डाला, उसने पाउच निकाला, रुपए निकाले, वापस उसी ब्रोकन पीस में से हाथ डालकर वापस से पाउच अंदर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बिकॉज दैट रेड ट्रैप सेलर वॉज इन द हैबिट ऑफ पेटी थीवरीज, वो चोरी करता उसकी आदत में था, तो अभी उसने क्या किया, यहाँ पर उसने चोरी किया, उसको पता था यहाँ पे मनी है, एंड ही टुक आउट। As he walked along, the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. Then he realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. And during the first hours, he caused himself in no difficulty. बहुत खुश हो रहा था वो जब जा रहा था, जब उसने अपने मनी, उसने देखा कि भाई मेरे पॉकेट में पैसे हैं, मीन्स अगर उसको जो चीज़ नहीं मिलती, अचानक से उसको इतने सारे रुपए मिल गए, तो वो बहुत खुश हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्लीज हैप्पी फील कर रहा था अपनी स्मार्टनेस पे। उसने क्या रियलाइज़ किया कि हाँ, उसको ये लगा कि उसने अभी whenever you are doing anything wrong, तो आपको लगता तो है कि हमने कुछ गलत किया है, योर कंसाइंस एवरी टाइम क्वेश्चनिंग फ्रॉम यू, तो सेम उसको लगा कि मैंने कुछ गलत काम किया है, मुझे मेन रोड से नहीं जाना चाहिए जहाँ से पब्लिक काफ़ी जाती है। उसने क्या किया, उसने अपना रास्ता टर्न किया और कहाँ चला गया, वुड्स में चला गया। वुड्स इज कॉल्ड फॉरेस्ट। उसने कहा कि मैं ऐसे रास्ते से जाऊँगा जहाँ पे मुझे कोई नहीं देखे। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की थी, छोटी या बड़ी चोरी उसने की थी, उसको डर लग रहा था। एंड देन स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट आवर दैट कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, 1 घंटे तक वो वहाँ पे जंगल में रहा, उसको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। First hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अभी थोड़े दिन, जैसे ही थोड़ा दिन के आगे का हुआ, 1 घंटे से ज़्यादा हुआ,
वो कंडीशन उसकी कैसी थी, खराब होती चली गई। वाई? बिकॉज दैट बिग फॉरेस्ट, वो जो जंगल था वो बहुत बड़ा था, वो 1 घंटे से चल रहा था, हम खुद ही जान सकते हैं कितना बड़ा था कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो दैट वॉज रियली बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। उसको ही हैड गॉटन इनटू, जिस फॉरेस्ट में वो घुस गया था वो बहुत बड़ा और बहुत कन्फ्यूजिंग था। अभी जब वो चल रहा था, ही ट्राइड टू बी श्योर, वो हमेशा ये ट्राइड कर रहा था जिस रास्ते पे चल रहा है कि क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, एक जहाँ पे मुझे जाना चाहिए वहाँ चल रहा हूँ। बट उसको क्या लग रहा था, जो पाथ है, वहाँ के जो रास्ते हैं वो ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ। ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ मतलब वो यहाँ चल रहा है तो वापस ट्विस्टेड बैक, और अगर वो वहाँ से यहाँ पे आगे जाता है तो फिर वहीं पे आ जाता है। मीन्स ही वॉज जस्ट डूइंग लाइक दिस, वो आगे आगे चल रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक सा लग रहा था। फॉरेस्ट में क्या होगा, लैंड एंड ट्रीज, तो एवरीवेयर द सेम वॉज देयर, और वो कभी वहाँ पे आया भी नहीं था। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वर्ड। एंड ऑफ द वर्ड मतलब फॉरेस्ट का जो एंड था, उसने कहा कि फाइनली ये आया, बट नहीं, अब उसको फाइनली रियलाइज हो गया था कि वो क्या कर रहा था, कि वो जो भी वॉकिंग कर रहा था वो बार बार उसी पाथ पर वापस आ रहा था। मतलब वो कहीं भी जाता था वो वापस घूम के वहीं आ जाता था। तो उसको वो एक क्या से लग रहा था, वो उसको एक मेज़ की तरह लग रहा था, जैसे हमारी मेज़ भूल भुलैया होती है, बिल्कुल वैसा लग रहा था कि वो जहाँ भी से भी निकलने की कोशिश करता था और ज़्यादा घना जंगल आ जाता था और वो वापस उसी रास्ते पर वापस आ जाता था। तो हमने अभी देखा कि वो अभी एक तरह से जंगल में खो गया है। नाउ हियर all at once he recalled his thoughts about the bird and the red trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by the bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickness and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable prison, another expression of this chapter. फर्स्ट हम देखते हैं, थिकेट्स इज कॉल्ड डेंस ग्रुप ऑफ द बुशेस, बहुत घनी झाड़ियाँ, घने जो पेड़ होते हैं। लॉग्स इज कॉल्ड बिग पीसेस ऑफ वुड। Closed in upon him is called surrounded him, and impenetrable prison is called situation of no escape. Once you confined or trapped, you are having no place to go out. अब उसने देखा, उसको ये recalled is called recollect, ठीक है। अगर हम बोले recalled तो आप बोल सकते हो recollect या remember। आपको उसको वही चीज़ याद आने लगी। क्या चीज़ याद आने लगी? उसने जो दूसरों के बारे में कहा था, उसने पीपल्स के बारे में कहा था कि वो लोग लालच देख के फंस जाते हैं और फिर वो उस ट्रैप में है जहाँ से वो कहीं नहीं निकल सकते। अब उसको क्या लग रहा था कि वो जो उसने सेइंग बोली थी, जो थॉट था, जो उसने वर्ड के बारे में बोला था, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका टर्न आ गया था। मीन्स अब वो उसका शिकार हो गया था, वो अपने ही आप अपने थॉट में फूल, मतलब उसने अपने ही आप को मूर्ख बनाया। किस चीज़ के लिए? द बेट। बेट क्या था? 30 क्रोनोस, ठीक है। उसका उसने लालच मिला और उसने उसको चुरा लिया और अब वो उस ट्रैप में फंस गया था। यहाँ पे फंसने की बात क्या बोल रहे हैं कि नाउ ही वॉज इन फॉरेस्ट एंड ही वॉज लॉस्ट, ही वॉज हैविंग नो प्लेस टू गो आउट। तो अब क्या था? नाउ दोज 30 क्रोनोस वॉज ऑफ नो यूज़ फॉर हिम, ठीक है। वो यूजलेस है, क्या कर सकता है अभी वहाँ पे? ना तो वो कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना अभी उसको यही लग रहा था कि वो अब उस ट्रैप में कॉट हो गया है, जिसके बारे में वो पूरे वर्ड और दूसरे लोगों के बारे में बात करता था। पूरा जो जंगल था वहाँ पे उसके ट्रंक्स इज कॉल्ड, जो पेड़ों के ट्रंक होते हैं वो, उसकी जो ब्रांचेस थी, जो थिकेट्स, जो घने बुशेस और पेड़ों की जो झाड़ियाँ थी, और बहुत घना जो जंगल था, फॉलन लॉग्स जो नीचे पड़े हुए थे, जो लकड़ी के पेड़ गिरे हुए जो पेड़ पड़े हुए थे, बस उन्हीं सब में वो फंस के रह गया था। और ये क्या लग रहा था उसको? ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ वे दैट फ्रॉम वेयर ही कुड नॉट गो आउट। अब उसको यहाँ से कभी भी जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब वो बुरी तरह से वहाँ पे फंस चुका था और यहाँ से बचकर वो कभी भी नहीं जा सकता। If we see, can see through the picture, see the men are running, means following the money, and then whenever they are following the money, one day came that they trapped themselves in this pleasury or the luxurious world, then they have no place to go away. So same as जो thought था रेड ट्रैप सेलर का उस वर्ड के बारे में, अब उसका शिकार वो खुद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका थॉट उसी पर ही आ गया।
It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also the gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard sound, a hard, regular thumping. Gloom is called sadness, and despair means hopelessness. Sank down is called lie due to exhaustion, and tired is called to death. Tired to death is called very tired, and thumping is the sound of heavy object. ठीक है, तो आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, काफ़ी थकान के बाद, ठीक है, काफ़ी थकान के बाद जो हालत हो जाती है, दैट इज कॉल्ड। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी अब यहाँ पे डार्क मतलब कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी कि ठंड है, डार्कनेस बहुत जल्दी आ गई। तो हम देख सकते हैं सुबह सुबह वो निकला था ओल्ड मैन के घर से और अब शाम हो गई थी, यानी कि सुबह से वो घूम रहा है, उसने कुछ खाया नहीं है, उसने कुछ पिया नहीं है। डिसेंडिंग इज कॉल्ड कमिंग डाउन, ठीक है। तो अब क्या हो गई है, अंधेरा आ रहा है, यानी कि शाम होने वाली है और उसने कुछ भी नहीं खाया है और उसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, खतरा भी बढ़ता जा रहा था। फॉरेस्ट में जब रात में कुछ दिखाई नहीं देगा, ऑब्वियसली घने जंगल में आप अकेले, तो खतरा तो बढ़ता जाएगा ना। देन इंक्रीज ऑल्सो, खतरा भी बढ़ता जा रहा था और उसका सैडनेस और उसकी होपलेसनेस भी बढ़ती जा रही थी। उसको कोई भी आशा नहीं दिखाई दे रही थी, अब रोशनी भी नहीं थी, अब तो रास्ता ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल था। अभी उसको ऐसा लगा कि कोई भी होप नहीं बची है और सेंक डाउन इज कॉल्ड, वो गिर गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा थक गया था, सुबह से चल रहा था, तो वो गिर जाता है नीचे ग्राउंड पर और ऐसा लगता है कि वो अब मरने वाला है। टायर टू डेथ मतलब इतना ज़्यादा थका हुआ था वो कि उसको क्या लग रहा था कि अब उसका लास्ट मोमेंट आ गया है, बिकॉज ही वॉज हैविंग नो वाटर, नो फूड टू ईट, नो वे टू गो आउट, नो बडी वॉज देयर टू सपोर्ट हिम, कुछ भी नहीं था। तो उसको लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। बट अभी तभी थोड़ी देर बाद उसे, जब वो ग्राउंड पे लेटा हुआ था, उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कैसी? थम्पिंग, हार्ड थम्पिंग, हार्ड थम्पिंग, रेगुलर। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार लगातार कुछ मार रहा है, वो उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. Summoned is called gathered and staggered is called walk unsteadily or unbalanced. यानी कि लंगड़ा के चलना, वीकनेस की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से, दैट इज कॉल्ड स्टेगर्ड। अभी उसको कोई भी डाउट नहीं हुआ कि यस साउंड है, मतलब पहले तो वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस था, उसको लगा कि हाँ कुछ आवाज़ आई है, बट उसने सोचा कि शायद नहीं आएगी, बट वो थम्पिंग रेगुलर आ रही थी, तो उसको लगा नहीं आवाज़ तो आ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं था। उसने कैसे भी करके अपने आप को उठाया और वो जो आवाज़ थी ऐसा लग रहा था कोई हथौड़े मार रहा है। हैमर इज कॉल्ड हथौड़ा, जो टूल होता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, बहुत भारी आवाज़ होती है। वो स्ट्रोक्स यानी कि लगातार कोई हैमर के स्ट्रोक्स दे रहा था और अब उसको पूरा विश्वास हो गया था कि पास में क्या है, आयरन मिल। अब इतनी तेज जो आवाज़ आएगी, ऐसा ही लग सकता है कि कोई फैक्ट्री या कोई मिल होगी पास में, तो आयरन मिल थी वहाँ पर। अभी जब उसने ये सोचा तो उसने कहा कि वहाँ पर लोग भी होंगे फिर ज़रूर जो ये आवाज़ कर रहे हैं। तो उसने जैसे कैसे भी करके अपनी स्ट्रेंथ, ताकत को इकट्ठा किया, वो खड़ा हुआ एंड अनबैलेंस्ड मैनर में वो उस डायरेक्शन की तरफ चल दिया जहाँ से साउंड आ रही थी। स्टैगर्ड क्यों था? क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और भूखा भी था। The Ramsujo Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with a smelter, rolling mills and forge. In the summertime, long lines of the heavily loaded barges and scores slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो मिल जहाँ से आवाज़ आ रही थी, रामसुजो आयरन मिल, किसका नाम हमने वहाँ पे भी पढ़ा है, जहाँ पे क्रोफ्टर ने यहाँ पे थोड़े दिन काम किया था, तो उसी रामसुजो आयरन वर्क्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि अब ये बंद हो चुकी थी। पहले हम ये देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। Barges is a type of boat and scores is also a type of boat. छोटी छोटी बोट्स होती हैं, गुड्स, जैसे हमारी गुड्स ट्रेन होती हैं, ठीक है, गुड्स हमारे व्हीकल होते हैं, रोड व्हीकल, सेम ऐसे ही ये होती हैं बार्जेस एंड स्को फॉर टेकिंग और शिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स।
through waterways. Inland lake is called a lake not connected to sea, जो कि सिर्फ inland lake मतलब एक एरिया की पर्टिकुलर लेक जो जाके कहीं समुद्र में नहीं मिलती है. Then sifted down is called fell down. तो यहाँ पे बताया गया है आराम से जो आयरन वर्क जो पहले थी मिल वो अब नहीं है, बट नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत काफ़ी टाइम पहले है लेकिन अब बंद हो चुकी है. लार्ज प्लांट इज कॉल्ड फैक्ट्री, बहुत बड़ी हुआ करती थी पहले विद स्मेल्टर एंड रोलिंग मिल. स्मेल्टर जहाँ पे लोहा वगैरह को पिघलाया जाता है, वहाँ उसको मोल्ड करने के लिए नई चीज़ें बनाने के लिए वहाँ पे स्मेल्टर था. फोर्ज इज कॉल्ड, यहाँ पे आप बोल सकते हो अ शॉप. ठीक है, आयरन का मतलब अब थोड़ा सा भाग रह गया था, पूरी मिल अब नहीं थी, पूरी मिल में अब काम नहीं होता था. समर टाइम में, अब वो पहले की बात बता रहा है कि जो समर टाइम था वहाँ पे लाइन लगी होती थी जब समर सीजन था. कैसे? हैवीली लोडेड बार्जेस, जो बार्जेस और स्कोस थी मतलब बोट को बहुत पूरा हैवीली भर दिया जाता था, माल जो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट होता था. एंड स्लिड डाउन द कैनल इज कॉल्ड, जो नहर थी. दिस इज़ ऑल्सो अ मैन मेड वाटर बॉडी. ठीक है, आपने देखा होगा सीमेंटेड होती है नहर, उसमें कहीं से भी वाटर बॉडी का लाके या फिर बारिश के पानी से वो भर जाती है. दैट इज़ यूज फॉर इरीगेशन और एनी अदर पर्पस. तो जो वो थी वहाँ पर वाटर बेस में उन स्कोस और बार्जेस में बहुत सारा सामान भर दिया जाता था और उसके बाद वो जो लार्ज इनलैंड लेक है वो वहाँ से जाती थी. कहाँ लेड करती थी? लेड इज कॉल्ड आगे बढ़ना. फिर जो वो थी वो लेक में आगे बढ़ती थी, मतलब वो सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती थी. ये होता था समर टाइम में. एंड इन विंटर टाइम, विंटर सीजन में क्या होता था? रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था. और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो भी माल बन रहा है वहाँ पे, अब आयरन मिल है तो वहाँ पे उसको फ्यूल के लिए कोल भी चाहिए होता था. तो कोल जो होता था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता था. विंटर सीजन में जो था वो रोडवेज यूज किया जाता था. इसी वजह से जो वहाँ की रोड थी वो कोल डस्ट से बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी, क्योंकि बड़े बड़े चारकोल क्रेट्स जो थे वो वहाँ पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते थे. क्रेट्स का मतलब आप बोल सकते हो जो बड़े बड़े, जैसे हमारे वाटर बॉटल क्रेट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी बॉटल्स एक साथ रखी जाती हैं, ऐसे बड़े बड़े चारकोल क्रेट्स थे. उनको एक एक करके गाड़ियों में भरा जाता था और वो रोड से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. तो जिस रोड से वो जाते थे दैट ऑल रोड बिकेम ब्लैक. वो कोल डस्ट यानी कि जो डस्ट गिरती थी, राख गिरती थी कोयले की, उसकी वजह से जो रोड्स थी वो काली हो जाती थी. तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है आयरन वर्क्स का. वो अब इतना छोटा सा टाउन है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो ज़्यादातर सब लोगों को पता था. तो वहाँ पे रेड ट्रैप सेलर को भी ये चीज़ पता थी. Now, during one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Now pig iron is called raw iron, कच्चा लोहा जिसको बोल सकते हो, कच्चा माल जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में उसको पिग आयरन बोलते हैं. एंड एनुअल अ ब्लॉक ऑन विच आयरन इज हैमर्ड. ये जो ब्लॉक आपने देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा किसी अगर हम पास से निकले होंगे, इस पर रखा जाता है और फिर उस पर हैमर स्ट्रोक किया जाता है. जैसे ये पिक्चर, ये एनविल है, ठीक है, इस पर रखकर जो लोहा है उसको शेप दिया जाता है विद द हैमर स्ट्रोक. तो ये उसकी बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे बताया है कि एक उसी इवनिंग की बात बताई जा रही है. डार्क, लॉन्ग डार्क इवनिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर्दियों में जो शाम होती है बहुत लंबी हो जाती है, मतलब दिन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. तो वहाँ पे क्रिसमस से जस्ट बिफोर यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है ये. मास्टर स्मिथ, जो मास्टर वहाँ पे जो अभी जो काम कर रहे हैं जो मास्टर हैं स्मिथ, वो और उसका जो हेल्पर, वो दोनों बैठे हुए थे फर्नेस इज कॉल्ड भट्टी. आप बोल सकते हो हाई टेम्परेचर जिस पे होता है, हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही भट्टी होती है, वहाँ पे भी भट्टी होती है जिसमें आयरन को अंदर डालकर उसको पिघलाकर मेल्ट करके फिर मोल्ड किया जाता है वो. तो मास्टर स्मिथ थे, वहाँ पे उनका हेल्पर था, वो दोनों बैठे हुए थे. वो दोनों इंतजार कर रहे थे, किसका? पिग आयरन का इंतजार कर रहा था, जिसको कि पहले फायर में डालना है और उसको फिर एनविल पे रखना है. यानी कि फायर में डाल के पहले उसको मेल्ट करेंगे और उसके बाद उसको शेप देने के लिए एनविल पे रखकर स्ट्रोक मारेंगे, जिससे कि उसको डेफिनेट शेप दिया जाएगा. तो यही पिग आयरन मतलब एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट होता है मिल तक. यानी कि ये उसका कच्चे माल आने का इंतजार कर रहे थे. वहाँ पे कौन कौन था? मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, यानी कि दो लोग अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं. और ये हम बोल सकते हैं कि थर्ड कैरेक्टर, ओके, थर्ड यानी कि क्रॉफ्टर हमारा एक था, रेड ट्रैप सेलर के बाद क्रॉफ्टर आया, उसके बाद ये मास्टर स्मिथ और उसके हेल्पर.
Every now and then, one of them got up to visit the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with precipitation through. As was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. नाउ पर्सपिरेशन इज कॉल्ड स्वेट, पसीना जिसको बोलते हैं. सो अभी ये बता रहे हैं कि नाउ एंड दैन, यानी कि एक एक बार मास्टर और जो उसका हेल्पर थे वो उठते थे, और जो एनविल में जो ग्लोइंग मास, जो फर्नेस में जो बहुत बड़ा सा क्या जो फर्नेस भट्टी होती है उसमें कोयला डाला जाता है, जो आग है वो जलती रहती है, बट दैट इज़ नॉट, वी कैन से ना, दैट इज़ कमिंग इक्वली. जैसे हमारी गैस होती है, गैस बर्नर होती है, उसने आपने जब उसको जलाया तो गैस बर्नर में इक्वली देयर इज़ अ टेम्परेचर, आप जहाँ पे भी रखते हो. बट फर्नेस में ऐसा नहीं है, जो कोयला जल गया फिर उसको क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है. तो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर स्टेयर इज कॉल्ड मूव करना, हिलाना. लॉन्ग आयरन बार, उनके पास एक लंबी सी छड़ थी, लॉन्ग आयरन बार था, जिससे कि वो वहाँ पे जो फर्नेस था, अंदर जो फर्नेस था उसमें ऊपर नीचे कर रहे थे कोयले को फ्यू मोमेंट्स. मतलब एक बार वो करते थे, दूसरी बार वो करते थे, बिकॉज दिस इज़ रियली टायरिंग. ओके, तो एक बार मास्टर स्मिथ कर रहा था, एक बार हेल्पर कर रहा था, और जब वो वापस आते थे तो वो दोनों पसीने में भीगे हुए होते थे. मतलब वो दिसंबर का महीना था, बट इवन दैन दे, एक तो वो फिजिकल वर्क कर रहे थे, दूसरा फर्नेस के पास, तो दैट्स वाई दे बोथ वर स्वेटिंग. और ये कस्टम था, कस्टम इज कॉल्ड ट्रेडिशन था, कि उस टाइम पर उन्होंने क्या पहना हुआ था, एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी और वुडन के शूज़ पहने हुए थे. नाउ वाई वुडन शूज़ क्यों पहने हुए थे, क्योंकि और प्लास्टिक अगर आप पहनोगे तो फर्नेस के पास है तो मे बी इट कैन मेल्ट. ठीक है, प्लास्टिक हुआ या आपका कोई मेटल का पहन नहीं सकते हो, और चमड़े के, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, आग से ज़्यादा आपको नहीं बचा पाएंगी. तो ये यहाँ पर उन्होंने क्या पहने हुए, वुडन के शूज़ पहने हुए हैं और एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई है. यही उनका ड्रेसअप होता था, तो यही वो उन्होंने पहना हुआ था कस्टम के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, रेड ट्रैप सेलर ने जब आवाज़ सुनी, वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ा. वो कहाँ से आ रही थी, रामसजो आयरन वर्क से आ रही थी, जो पहले बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, बट अब वहाँ अभी भी वहाँ पर काम होता है, बट इतना बड़ा लेवल पर नहीं होता. छोटी सी फोर्ज यानी कि शॉप में काम होता है वहाँ पर, और वहाँ पर मास्टर स्मिथ है, उनका हेल्पर है, वो दोनों काम कर रहे हैं और पिग आयरन का वेट कर रहे हैं. एंड जो फर्नेस है जिसमें ग्लोइंग मास ऑफ द फायर वी कैन से वहाँ पे है, उनको हिला रहे हैं, मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे ही आयरन आएगा वो उसको उसमें डालकर और वापस एनविल पर ले जाएंगे. All the time there were many sounds to be heard. In the forge, the big bellows groaned and the burning coal crackled. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of the clatter. Outside roared the waterfall, and the sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. This stanza, this paragraph is filled with the sounding words. कितनी तरह की साउंड आ रही थी वो बताया गया है कि पूरा टाइम वहाँ पे बहुत तरह की अलग अलग आवाज़ें सुनी जा सकती थी. लाइक बेलोज इज कॉल्ड बैग्स ऑफ द एयर, बैग्स ऑफ द एयर. ठीक है, बेलोज जिसमें से हवा डालते हैं. देन ये आप बोल सकते हो इस तरह से. ठीक है, एक यूँ जब आप इसको पुश करते हो तो हवा निकलती है, हवा निकलने से क्या होगा, जो टेम्परेचर है, जो आग है वो ज़्यादा अच्छे से जलेगी. ग्राउंड अ टाइप ऑफ साउंड, मतलब ग्राउंड एक गुर्राने की आवाज़, इस तरह की जो आवाज़ थी. देन क्रैकल साउंड ऑफ द क्रैकिंग. देन फायर बॉय इज अ पर्सन हु कीप्स फायर बर्निंग. फायर बॉय मतलब ये नहीं कि जिसके में से फायर निकलती है, मतलब जो हु इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द फायर. Shoveled is through using the shovel. Shovel is called a tool used to picking up and down, moving the sand earth, जिसको आप ये बोल सकते हो. ठीक है, फावड़ा होता है जिसको. Maw is called mouth and whip the rain is called through rain drops. whip को आप बोल सकते हो कोड़े मारना, बहुत तेज़ी के साथ जब आपको कोई चीज़ लगती है, तो रेन ड्रॉप्स बहुत तेज़ी के साथ आ रही थी. तो अब ये बताया गया है यहाँ पे कौन कौन सी आवाज़ें सुनी जा सकती थी. एक तो बेलोज, जो हवा, जो इसमें से जो आवाज़ निकल रही थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी. एक तो उसकी आवाज़ आ रही थी जिसको यूज़ किया जाता है आग को बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो वो आवाज़ आ रही थी. एक दूसरी आवाज़ आ रही थी कोल के बर्न होने की. आपने सुना होगा कोयला जब जलता है तो किस तरह की आवाज़ आती है, क्रैकल, क्लिक, चिट 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 चिट, इस तरह की आवाज़ आती है, वो आवाज़ आ रही थी. जो फायर बॉय था यानी कि जो असिस्टेंट था, वो क्या कर रहा था, शॉवल्ड कर रहा था चारकोल को, कोयलों को ऊपर नीचे कर रहा था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी. मतलब जो फावड़े से चला रहा था उसकी आवाज़ आ
आ रही थी, जब कोयले ऊपर नीचे हो रहे थे, कहाँ पे कर रहा था वो? मॉ ऑफ द फर्नेस। मॉ ऑफ द फर्नेस मतलब ये जो फर्नेस है इसके मुंह की तरफ, मतलब आगे की तरफ उसने पकड़ा और आगे की तरफ से वो ऊपर नीचे, ये कोयले हैं ये जल रहे हैं, तो जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आवाज़ आएगी, ये आवाज़ आ रही थी। और बहुत ज़्यादा, ग्रेट डील ऑफ स्कॉल, बहुत ज़्यादा क्लैटरिंग साउंड थी, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, जो चारकोल कोयलों में से आ रही थी बाहर की तरफ। ये तो हो गया अंदर की बात। बाहर कौन सी साउंड थी? वाटरफॉल, बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और नॉर्थ विंड विप्ड, हवा भी बहुत तेज चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई कोड़े मार रहा है, मतलब रेन ड्रॉप भी है और बाहर हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। एंड वो क्यों ज़्यादा तेज लग रही थी? ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो रूफ थी फोर्ज की, जो रूफ थी वो किसकी बनी हुई थी? ईंटों की बनी हुई थी, ठीक है, ईंटों के जो टाइल्स होते हैं उसकी बनी हुई थी। तो जब रेन ड्रॉप्स उस पर गिर रही थी तो उसमें से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो ये अलग अलग साउंड है, ये सारी साउंड एक साथ आ रही थी, अंदर बाहर बहुत सारी साउंड आ रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। It was probably on account of his all noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Forge is a place where objects are made by heating. आप बोल सकते हो छोटा सा पार्ट फायरवुड का शॉप। फर्नेस इज अ लार्ज वेरी हॉट चैम्बर ऑफ द फायर, या भट्टी, ठीक है। तो अभी क्या इतनी सारी आवाज़ों में जो मास्टर स्मिथ था उसको पता नहीं चला कि कब वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो अंदर आ गया, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, उसने उसको नोटिस नहीं किया। ब्लैक स्मिथ इज कॉल्ड, जो लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उनको ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। तो ऑब्वियसली वो लोग लोहे का काम कर रहे थे, तो उनको ब्लैक स्मिथ आया है उनके लिए वर्ड। तो जैसे ही उसने गेट खोला रेड ट्रैप सेलर ने, वो अंदर आ गया, लेकिन उसको पता नहीं चला। लेकिन जब वो until he stood close to the furnace, वो फर्नेस के पास ही काम कर रहे थे, ठीक है, और उसको भी फर्नेस के पास आना था क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी, बारिश में भीग गया था, वो भूखा भी था, तो वो थोड़ी सी गर्मी लेने के लिए वो फर्नेस के पास आ गया। कौन? रेड ट्रैप सेलर। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pens, and to come in the warm themselves in front of the fire. Sooty is called blackish because of the soot. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये कुछ अनयूजुअल नहीं था, मतलब कोई नया चीज़ नहीं था। उसको पता था कि पुअर वेगाबॉन्स जो होते हैं, वेगाबॉन्स आप बोल सकते हो वंडरर, जो बिना किसी काम के घूमते रहते हैं, उनका कोई एम नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह घुमक्कड़ जो होते हैं वो आ जाते थे वहाँ पे। वो फोर्ज में जब देखते थे कि वहाँ पे गर्मी है, इतने ठंड के मौसम में उन्होंने देखा कि वहाँ भट्टी जल रही, तो ऑब्वियसली कोई भी आ जाएगा वहाँ पे रात को। तो वो जो चीज़ थी या जो भट्टी थी, जो गर्माहट थी, वो उनको अट्रैक्ट करती थी, और वो ग्लो ऑफ लाइट, यानी कि जो भट्टी जलेगी उसमें गर्मी और रोशनी दोनों आएगी, तो वो उससे ग्लो को देखकर उससे अट्रैक्ट होकर, विच एस्केप्ड थ्रू सूटी पेन्स, जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रही थी, यानी कि जो ग्लो ऑफ लाइट था, जो फर्नेस थी, जो आग थी, उसकी जो लाइट थी वो जब पड़ रही थी, एस्केप्ड, जो बचकर आ रही थी सूटी पेन से। पेन से आप बोल सकते हो विंडो पेन, ये विंडो पेन के लिए आया है यहाँ पर, जो विंडो खिड़कियाँ होती हैं उसके जो पेन खिड़कियों में से। एंड सूटी इज वी कैन से ब्लैकिश बिकॉज ऑफ सूट। नाउ व्हाट इज सूट? सूट वी कैन से अ डार्क पाउडर, अ ब्लैक कलर डार्क powder, okay, and that is we can say that is produced, not created, that is produced when coal and wood are burnt, जलाए जाते हैं। तो जब कोयला और जो वो लकड़ी और कोयले को जब जलाते हैं, तब जो काला काला सा जो पाउडर होता है वो उड़ता है। जैसे कि हम सीमेंट पे काम करते हैं, तो जहाँ पे सीमेंट पे कोई काम करते हैं तो वहाँ पे सीमेंट का पाउडर उड़ के लग जाता है। जब मूर्तियों बनाने का जो काम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब बनती हैं चूने से, तो हर जगह चूना चूना आप देखते हो, डस्ट पाउडर, सेम एज जो डस्ट पाउडर आप बोल सकते हो, काले रंग का जो डस्ट पाउडर है, दैट इज कॉल्ड सूट। एंड सूटी पेन, जो काला डस्ट पाउडर है, वो कहाँ पे? खिड़कियों पे, जो विंडो की जो खिड़कियाँ हैं,
यहाँ पर आकर जमा हो गया, यहाँ पर पूरा काला 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 इस तरह से हो जाता है। अब ये पूरी जहाँ जैसे यहाँ पर वो काला काला है तो उनसे छन कर यहाँ पर जहाँ पर नहीं है वहाँ से छन कर लाइट आती है, वो जो दिखाई देती है वंडरर्स को, जो गरीब लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं वहाँ पे आते हैं, उनको वहाँ से दिखता है कि वहाँ से लाइट आ रही है उनका जो बचे हुए पार्ट हैं विंडो पैन से, सूटी पैन से, और वो उसकी तरफ अपने चले जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द फायर, क्योंकि सर्दियों में उनको गर्मी चाहिए, उनको पता चल जाता है यहाँ आग है और वो उस तरफ चले जाते हैं। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way the people of his type usually did, when with a long beard, dirty and ragged, and with a bunch of the red traps dangling on his chest. Indifferent is called without any interest. Intruder means who comes without permission, and ragged is called, we can say, wearing torn clothes, फटे हुए कपड़े। तो जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसने देखा, ग्लैंस्ड इज कॉल्ड देखना, ठीक है, लुक्ड कैजुअली, उसने ऐसे ही कैजुअली उसको देखा, क्योंकि उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, बहुत सारे लोग गर्मी के लिए आ जाते थे वहाँ पर, एंड ही वॉज एन इंट्रूडर, बिना परमिशन के वो अंदर आया हुआ था, और इस तरह के जो लोग थे वो बहुत आम बात थी उसके लिए। एंड उसने जब उसको देखा कि वो कैसा था, उसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी, बहुत ही गंदे और फटे हुए कपड़े पहने था वो, और बंच इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है, उसके पास एक ग्रुप बोल सकते हो, बट ग्रुप यहाँ पर रेड ट्रैप के लिए ग्रुप नहीं आएगा, रेड ट्रैप के लिए क्या आएगा, बंच आएगा। तो उसके बहुत सारे जो रेड ट्रैप था उसका एक पूरा बंच उसके गले में, डेंगलिंग इज कॉल्ड हैंगिंग, लटका हुआ था। तो ये किसने देखा, ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसने देखा रेड ट्रैप सेलर को, जो अंदर आ गया था बिना परमिशन के। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. Nodded a hearty consent, we can say, gave approval arrogantly, ठीक है, मतलब लाइक अगर आप you are asking something कि ये कर लें, मतलब यू आर नॉट सेइंग एनी वर्ड, इस तरह से, तो ये हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही उसने उसको देखा, उसने भाई परमिशन मांगी मास्टर ब्लैक स्मिथ से कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, एंड जो ब्लैक स्मिथ था उसने अपना सिर हिला दिया लाइक दिस विदाउट सेइंग, उसने उसको वेलकम नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि उसको अच्छा लगा बुरा लगा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और उसने सिर हिला दिया कि हाँ तुम यहाँ पे रुक सकते हो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, जो ट्रैम्प, देखो ये भी एडजेक्टिव है, ये किसके लिए आया है, ये रेड ट्रैप सेलर के लिए है। ट्रैम्प अगेन इज कॉल्ड द पुअर वंडरर, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं कहा, और वो वहाँ पे, क्योंकि वो भी वहाँ पे बातचीत करने तो आया नहीं था, उसको वहाँ पे आराम करना था, बहुत थका हुआ था और उसको ठंड लग रही थी, अपने आप को गर्मी देनी थी, तो वो वहाँ पर चला गया। In those days of Ramsujo Iron Mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both day and night, both night and day, to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection. प्रोमिनेंट इज कॉल्ड फेमस। तो ये बताया गया है कि रामसुजो आयरन मिल के, अब वो जिसकी भी मिल होगी उसका मालिक तो होगा ना कोई, तो वो मालिक थे जो वहाँ पर, वो एक प्रोमिनेंट यानी कि एक बहुत फेमस थे आयरन मास्टर थे, उनको बोला जाता था, उनकी मिल थी, आयरन की मिल थी, तो उनका नाम था, उनको बोला जाता था प्रोमिनेंट आयरन मिल्स, बहुत फेमस थे वो आयरन मास्टर वहाँ कर उस टाउन के। वो उनका जो सबसे ग्रेटेस्ट एम्बिशन था, एम्बिशन आप बोल सकते हो डिज़ायर, ठीक है, महत्वाकांक्षा जिसको बोलते हैं, हाई डिज़ायर टू बी कंप्लीटेड, उनका वो था कि बहुत अच्छे जो गुड आयरन है वो मार्केट में सप्लाई करें, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट वो सप्लाई करना चाहते थे मार्केट में। और इसके लिए उनको अच्छे से पता था कि रात हो या दिन हो, वो अपने काम को देखने के लिए कि भाई कैसा काम चल रहा है उसको देखने के लिए उनका इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता था। मतलब अगर यू आर एन द ओनर ऑफ एनी कंपनी, इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ के लेबरर्स आर वर्किंग, तो यू मे बी वेरी रिलैक्स्ड बाय द साइड के योर वर्क इज़ गोइंग टू बी डन बाय दैम, बट नो, ही वॉज नॉट लाइक दैट। वो देखना चाहते थे कि भाई उनका काम कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए वो हमेशा आते रहते थे इंस्पेक्शन पे। और यही वेरी मोमेंट इज कॉल्ड, बिल्कुल ठीक इसी समय, जैसे जब रेड ट्रैप सेलर आया ठीक इसी समय वो भी आए थे उस फोर्ज में, वहाँ पर अपनी मिल में देखने
देखने के लिए ये काम ठीक चल रहा है या नहीं, और ये उनका एक नाइट इंस्पेक्शन था, मतलब रात में या दिन में कभी भी वो आ जाते थे. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ragamuffin is a person who is wearing the torn cloths. Eased his way is called come and reached comfortably, hardly digging. Now hardly dignate is called did not considered appropriate. Did not consider, ध्यान नहीं देना. तो जब सबसे नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल था, क्योंकि जब वो आए वहाँ पे फर्नेस थी, उनको सबसे पहले कौन दिखाई दिया? वो पर्सन जिसने कैसे फटे हुए कपड़े पहने हुए थे. उसने देखा कि अरे बा यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है जिसका कपड़े हैं वो फटे हुए हैं. वो फर्नेस के बहुत पास में बैठा हुआ था, ठीक है, बहुत क्लोज बैठा हुआ था. तो जो उसके कपड़े थे जो भीग गए थे, बारिश हो रही थी, वो बारिश से आया, कपड़े उसके भीग गए थे, तो स्टीम के फायर के पास बैठा हुआ था, तो उसके कपड़ों से स्टीम निकल रही थी, ठीक है. तो उसने देखा, आयरन मास्टर ने जो सेम एग्जाम्पल यानी कि ब्लैक स्मिथ ने उसको ना तो उससे कुछ बोला, ना उसको कुछ वेलकम जेस्चर्स दिया, तो वैसा जो रूल था वैसा उन्होंने फॉलो नहीं किया. उन्होंने क्या किया? हु हार्डली डीन्ड. हु यहाँ पे हु आया है, किसके लिए आया है? ब्लैक स्मिथ के लिए. उसने कंसीडर नहीं किया था, हार्डली कंसीडर एट द स्ट्रेंजर. उसने देखा भी नहीं था, उसको देखा, उसने जब कंसेंट किया उसने बस सिर हिलाया एंड दैट्स इट. बट जो आयरन मास्टर थे जो आए थे, उन्होंने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया जैसा कि आयरन मास्टर ने जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने किया था. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो आयरन मास्टर थे वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा काइंड थे, और उन्होंने वो सेम एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने किया. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course, it is you, Niels Olof, he said. How do you look? Now, tore off we can say removed, and slouch hat is called a type of hat. वो उसके पास जाते हैं, यानी कि आयरन मास्टर उसके पास गए, उसको बहुत केयरफुली देखा, उसके बाद उन्होंने अपना हैट उतारा, जो उन्होंने हैट पहना हुआ था वो उन्होंने उतारा, और उसके बाद उसको अच्छे से देखा. मतलब जब आप हैट पहने होते हो तो दैट इज़ हैम्परिंग द कंप्लीट व्यू. तो उन्होंने अपना हैट उतार के उसको अच्छे से देखा, एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग. उन्होंने क्या बोला? येस ऑफ कोर्स इट इज़ यू, नील्स ओलॉफ. उन्होंने उसको क्या कह के एड्रेस किया? नील्स ओलॉफ. ही सेड हाउ यू डू लुक, कैसे तुम दिख रहे हो यहाँ पे. यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन मास्टर जो है वो ट्रैम्प को कुछ अलग समझ रहे हैं, कोई अलग पर्सन समझ रहे हैं, उन्होंने उसको नील्स ओलॉफ बोला. The man with the red traps had never before seen Iron Master at Ramsajo and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of the kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Throw him is called gave him, and undeceive is called tell the truth. अब जो रेड ट्रैप सेलर था उसने देखा कि अरे ये कौन है, मैंने तो इसको कभी पहले नहीं देखा. उसने जब नहीं देखा था तो वो इस मिल में तो वो जानते भी नहीं थे कि ये कौन है. अब उनको ये क्या लग रहा था कि ये जो जेंटलमैन, ऑब्वियसली वो उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर इनको ऐसा लग रहा है, अकर्ड इज कॉल्ड सपोज, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई उनका ओल्ड एक्वेंटेंस हूँ. एक्वेंटेंस आप बोल सकते हो फैमिलियर पर्सन, ठीक है, फैमिलियर यानी कि जान पहचान वाला, या बोल सकते हो नोन पर्सन. उसको क्या लगा कि अगर इनको लगा कि भाई मैं कोई जान पहचान, में भी उसको लगा कि हाँ ये मुझे कुछ गलती कर रहे हैं, मुझे कुछ कोई और समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये समझ रहे हैं तो ओके मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, हो सकता है ये मुझे कपल ऑफ क्रोनर दे दें, 1-2 क्रोनर दे दें. पुअर लोगों को क्या, व्हेन द वेल्दी पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स देम, उनको ये लगता है कि शायद वो उनको कोई थोड़े से पैसे दे दें. तो उसको ये लगा कि अगर इन्होंने उसको कुछ समझा है, मैं जान पहचान का हूँ, तो हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए. इसीलिए उसने ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. अनडिसीव इज कॉल्ड टेलिंग द ट्रुथ. इसीलिए वो उनको ट्रुथ बताना नहीं चाहता था तुरंत, यानी कि उसने नहीं बताया कि भाई मैं नील्स ओलॉफ नहीं हूँ जो आप बुला रहे हो, मैं कोई और हूँ. अगर उनको ये बता दिया तो मे बी वो जो देना चाहते हैं मुझे नहीं देंगे. तो यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर को थोड़ी सी होप थी कि शायद उसको कुछ पैसे मिल जाए. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was the mistake. If only I had still been in the service at
that time I never would have, it never would have happened. Things have gone downhill is called condition have become bad or worse to worse. Regiment is called a unit of army. गॉन डाउन हिल, ये हमारा एक्सप्रेशन है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे. अभी वो क्या बोलता है, रेड ट्रैप सेलर क्या बोलता है, उसने नहीं बताया कि मैं नील सोलोफ नहीं हूँ. उसने कहा कि हाँ भाई मेरे साथ जो चीज़ें थी वो काफ़ी ख़राब होती चली गई. एंड उन्होंने कहा अब आयरन मास्टर ने कहा कि तुमको वहाँ से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. यानी कि जो आर्मी की यूनिट है वो क्या समझ रहे हैं कि वो नील सोलोफ वन ऑफ द पर्सन मे बी माइट बी इन द आर्मी, तो वो उसको समझ रहे हैं कि वो यही है. और फिर वो उससे कहते हैं कि तुमको भाई रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. अगर मैं वहाँ पर होता उस टाइम सर्विस में, मीन्स तब वो वहाँ पर जॉब में नहीं थे. नील्स ओलफ वॉज इन द जॉब इन वन ऑफ द रेजिमेंट एंड ही वॉज नॉट देयर. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जॉब में होता तो मैं तुमको ऐसा कभी नहीं करने देता, मतलब तुमको रेजिग्नेशन नहीं देने देता. Well, now of course you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. Manor house is called farmhouse, बड़ा सा घर बंगलो बोल सकते हो. Comrade is called colleague and tramp is called a person who has no home and job. homeless या jobless person आप बोल सकते हो. ये रेड ट्रैप सेलर के लिए आया है another adjective. बहुत सारे adjective यूज हुए हैं उसके लिए. अभी उसने क्या कहा आयरन मास्टर ने कि हाँ अब बिल्कुल तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो. मतलब वो दोनों जान पहचान के थे, वो इस हालत में था. उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो. बट अगर देखा जाए तो उनके साथ फार्म हाउस में, यानी इतने बड़े आदमी के साथ, रिप्यूटेड आदमी के साथ उसके घर जाना और रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड. अब कॉमरेड इज कॉल्ड कलीग, मतलब उनके साथ जो काम किया, मतलब वो उनके घर जाएगा उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा कि उसके फ्रेंड को मिलना चाहिए, उनके कलीग को मिलना चाहिए. एंड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. लेकिन इससे ट्रैम्प खुश नहीं था. मतलब कोई एक वेल्दी पर्सन आ रहा है, वो उसको बोल रहा है कि भाई मेरे घर चलो, और उसको पता था अच्छे से कि ये जेंटलमैन है, इनका बहुत बड़ा घर है, अगर वो जाएगा उसको खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए बहुत अच्छे से मिलेगा. बट ये सब होने के बाद भी वो खुश नहीं था. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kronos. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away and inconspicuously as possible. Lion's den is called something very dangerous, यानी कि शेर की गुफा में जाना, यानी कि क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह पे जाना. Sneak away is called चुपचाप, go away silently, and inconspicuously is called without getting noticed, बिल्कुल चुपचाप से. उसने क्या कहा तुरंत, उसने कहा कि नो मैं ऐसा नहीं सोच सकता क्योंकि लुकिंग क्वाइट अलार्म. ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म. उसको अचानक से कुछ झटका लगा. उसने कहा कि जब आयरन मास्टर ने बोला अब तुम मेरे घर चल रहे हो, उसने क्या बोला, नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता. वो अलार्मिंगली बोला. उसके दिमाग में क्या आ रहा था कि उसके पास जो 30 क्रोनोस है जो उसने चुराए हैं, उसके पास चोरी का पैसा है, अगर वो उनके साथ मैनोर हाउस जाता है तो उसका मतलब ये होगा, ये वॉलंटरीली का मतलब बोल सकते हो आप डेलिबरेटली. ठीक है, डेलिबरेटली यानी कि अपने आप को खुद ही लेंस की यानी कि लॉइंस की, यानी कि डेंजर में खुद को झोंकना, यानी कि खुद जाकर डेंजर को बोलना कि भाई आओ और मतलब मुझे लेकर जाओ या मुझे फंसाओ. तो उसने कहा कि अगर मैं इनके साथ जाता हूँ वॉलंटरीली तो जानबूझकर मैं अपने आप को कहाँ डेंजर जोन में फेंकूंगा. एक तरह से जाना बहुत खतरनाक है. अगर देखा जाए तो ये क्यों सोच रहा था, वो उसका दिमाग मतलब फिलोसफिकल माइंड तो था, उसको इस बात का एहसास था कि अगर किसी को पता चल गया कि जो चोरी किया हुआ पैसा है, लोगों की नज़र से बचने के लिए तो वो फॉरेस्ट से आया था, और फिर अगर लोगों को पता चल गया कि मैंने पैसे चुराए हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा. ही ओनली वॉन्टेड, उसको सिर्फ क्या चाहिए था, वो सिर्फ सोना चाहता था अच्छे से वहाँ पर, और उसके बाद बिना किसी को बताए हुए चुपचाप से वहाँ से चले जाना चाहता था. वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, अभी उसको कुछ नहीं था. जब कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है, व्हेन यू आर हैविंग फियर, रियल नर्वसनेस एंड अफ्रेड ऑफ समवन ना, तो आपकी भूख प्यास सब गायब हो जाती है. तो उसके साथ भी वैसे था, उसको सिर्फ वहाँ पे सोना था, थोड़ा सा आराम करना था और फिर चुपचाप से चले जाना था. उसके अलावा वो और कहीं भी जाना नहीं चाहता था.
The iron master assured that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad. अब यहाँ पर एक नया नाम आया है, इजाबेथ, आई एम सो सॉरी, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ अब वो बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है, एम्बैरेस्ड इज कॉल्ड फेल्ट शाय, आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो ये नर्वस होना थोड़ा सा, ठीक है, शर्मा जाना या थोड़ा सा नर्वस हो जाना। उसको लगा कि शायद वो अपने कपड़ों की वजह से नर्वस हो रहा है, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो आयरन मास्टर को ये लगा कि बहुत ज़्यादा एम्बेरस शाय फील कर रहे हैं थोड़ा सा, कि उन्होंने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत क्या बोला, प्लीज़ डोंट थिंक, उन्होंने कि ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, जैसा कि तुम्हारा नहीं है। मतलब वो भी अच्छे फैमिली के थे, तो नील सोलॉप जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, जैसे तुम हो वैसे ही ऐसा है। यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि ऐसा नहीं है कि तुम अपने वहाँ नहीं जा सकते हो, मतलब मेरे इतने बड़े घर के लिए तुम इन कपड़ों में नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, जैसे कि तुमको पहले ही पता है, और जो मेरे दोनों बेटे हैं, माय बॉयज़ आर अब्रॉड। अब यहाँ पे बॉयज़ लिखा गया है, तो हम नहीं बोल सकते उनके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, बट ये तो फैक्ट है कि उनका एक बेटा नहीं है, यानी कि एक जो है उनका बेटा नहीं है, 2 ये हैं या 3 हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि एलिजाबेथ की तो डेथ हो गई है, जो मेरे बच्चे हैं वो अब्रॉड हैं, मतलब कोई भी नहीं है, तुम आराम से मेरे घर चल सकते हो। And there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. उन्होंने कहा कि और घर पे कोई भी नहीं है, बस मेरी जो ओल्डेस्ट डॉटर है, ओल्डेस्ट डॉटर इज कॉल्ड सबसे बड़ी, यानी कि जो उनकी एक डॉटर थी, बॉयज़ थे, 2 लड़के थे, 2 या 3 जो भी हो, लड़के वहाँ पर कोई भी नहीं थे, वो दोनों ही अब्रॉड थे। वहाँ पर कौन रहता था, वो और उसकी सबसे बड़ी जो बेटी थी। उन्होंने कहा कि घर पे बस हम दोनों लोग हैं, और उन्होंने कहा कि हम दोनों यही बात कर रहे थे। यहाँ पे वी किसके लिए आया है, वी आया है यहाँ पर आयरन मास्टर और उनकी डॉटर, इसके लिए आया है वी। अब वो बताते हैं कि हम दोनों यही बात कर रहे थे कि भाई अब क्रिसमस आ गया है, क्रिसमस में हमारे साथ क्रिसमस मनाने वाला कोई भी नहीं है, और अब तुम मिल गए हो मुझे, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारी हेल्प करो, जिससे कि क्रिसमस का जो फूड है वो जल्दी से डिसअपियर हो जाए। तो ये एक लैंग्वेज बनाई गई है, उसका मतलब ये है कि यू आर इन्वाइटेड टू माई होम एंड यू आर इन्वाइटेड टू हैव द डिनर ऑफ द क्रिसमस, टू सेलिब्रेट द क्रिसमस विद अस, बिकॉज वी बोथ आर टू अलोन एंड वी वर फाइंडिंग एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। तो तुम मिल गए हो, तो तुम हमारे साथ चलो। But the stranger said no, and no, and again no. The Iron Master saw that he must give in. And it looks as though Captain Von Stihel preferred to stay with you tonight. Sturgeon stunned. He said to the master blacksmith and turned on his heel. Turned on his heel, we can say going back. Heel आया है, यानी कि एडी जो होती है, यानी कि वो वापस चले गए। अब उन्होंने जब बार बार कहा, उसके बाद भी स्ट्रेंजर क्या बोल रहा था उनसे, नो नो एंड नो, यानी कि वो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो आयरन मास्टर को ये गिव इन इज कॉल छोड़ना, टू लीव, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब मुझे अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो कहते हैं, ब्लैक स्मिथ से कहते हैं, जो वहाँ के मास्टर थे, मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वोन स्टेहल प्रिफर्ड इज कॉल्ड चोज्ड, ठीक है, उन्होंने चोज किया है, उनको यहाँ रहना तुम्हारे साथ पसंद है। और ये कहने के बाद वो टर्न ऑन इज हील इज कॉल्ड, जहाँ से वो आए थे वो वापस वहीं पर चले गए। यहाँ पे जर्नस्टोन नाम है उस ब्लैक स्मिथ का, तो यहाँ पर नाम बताया गया है, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ से जो मेन लोहार था जो वहाँ पर काम करते थे, उनका नाम था जर्नस्टोन। तो उनसे कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ जाना चाहते हैं, उनको तुम्हारे साथ रहना अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो उनको बताते हैं। ये उनकी बेटी का जो इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने, जो उनके साथ रहती है वो। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. और फिर उसके बाद वो हंसने लगते हैं, और जो ब्लैक स्मिथ था वो उनको समझ जाता है, क्योंकि वो अपने मालिक को अच्छी तरह से जानता है, वो उनको समझता है, और उसको पता चल जाता है कि हाँ, मेरे मास्टर ने
अपने लास्ट वर्ड नहीं बोले हैं। लास्ट वर्ड यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, कन्वर्सेशन या एक तरह से कन्वर्सेशन दैट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट का फॉर्म हो गया था। वाई? बिकॉज वन वॉट नॉट रेडी। आर्ग्यूमेंट मतलब जिस चीज़ पर दो लोगों में बात हो रही है, एक किसी पे राजी नहीं हो, तो दैट बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट। मतलब आयरन मास्टर वांटेड टू टेक ट्रैम्प एट हिज होम, बट वो जाने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ से अपने मास्टर को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ठान ली वो उसको करके रखते हैं। तो अभी जो ये वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो उनके घर जाए, तो ये अभी उन्होंने हार नहीं मानी है, यानी कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ और होना बाकी है। Now, it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. Apparently is called according to what the people say, unke according anusar. Persuasion is called the act of making someone to do something. Do something आप ऐसा बोल सकते हो मनाना, ठीक है, किसी चीज़ को बहलाना या मनाना, राज़ी करना। तो अभी हाफ एन आवर, आधा घंटा हुआ होगा, तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी जैसे कि कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी हो, और इस बार एक नया गेस्ट आया था, लेकिन वो आयरन मास्टर नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। ऐसा लग रहा था उनको कि वो उसके पास अच्छी पर्सुएशन पावर है, मतलब वो नील्स ओलोफ यानी कि जो ट्रैम्प था उसको अच्छे से मना सकती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आयरन मास्टर को बिल्कुल बिलीव हो गया है कि वहाँ पर जो ओल्ड रेगामफिन बैठा हुआ है वो और कोई नहीं, वो उनके एक पुराने जान पहचान वाले नील्स ओलोफ हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया था पहले, और उनके कहने से वो बार नहीं आ रहा था घर पे, लेकिन इस हालत में वो छोड़कर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया कि भाई मेरी बेटी उनको मनाकर अपने घर ले आएगी। She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. Valet is called a personal servant. Modest means humble, and apprentice is called ट्रेनी। तो अभी जब वो उनकी लड़की कैरेज बाहर रुका, वो अंदर आती है और उसके साथ एक कौन आता है, एक पर्सनल उनका सर्वेंट आता है, और उसने हाथ में एक कोट पकड़ा हुआ था, बिग फर कोट, बहुत बड़ा सा फर कोट पकड़ा हुआ था। अब ये बताया जाता है यहाँ पे कि जो लड़की आई थी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हम्बल और कैसी लग रही थी, शाय लग रही थी, मतलब देखने में बहुत जेंटल एंड शाय लग रही थी। वो जब अंदर आती है तो एवरीथिंग वॉज देयर लाइक अर्लियर, जैसा पहले था वैसा ही था। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ से वो अपने ट्रेनी के साथ बैठे हुए थे बेंच पे, और जो फर्नेस है वहाँ पे आयरन था, वो ग्लो हो रहा था, मतलब अभी भी जल रही थी फर्नेस, भट्टी में आग थी और वो लोग ऊपर नीचे कर रहे थे, मतलब कुछ भी बदला नहीं था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा आयरन मास्टर छोड़ कर गए थे। The stranger had stretched himself out the floor and lay with a piece of big iron under his head and his head pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. Evidently is called clearly and abruptly is called unexpectedly or we can say suddenly. तो अभी क्या था, जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर भी रेड ट्रेप सेलर के साथ आया है, वो आराम से लेटा हुआ था। वो जब चले गए आयरन मास्टर, उसने एक आयरन का टुकड़ा लिया, अपने सिर के नीचे रखा, तकिया बनाया, अपने मुंह पे हैट रखा और वो सो गया। तो जब लड़की आई, जब डॉटर आई उसकी आयरन मास्टर की, उसने वो हैट उठाया और जैसे ही उसने देखा कि एक लड़की खड़ी है सामने एंड उसको साइट इज कॉल्ड सीन, जैसे ही उसने वो सीन देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसकी तरफ जाती है और उसका हैट उठाती है। और जो मैन था वो एविडेंटली क्लियरली यूज्ड टू स्लीपिंग, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सो रहा था, लेकिन हाँ उसकी आदत क्या थी, वो एक आंख खुली रहती थी, मतलब वो बहुत साउंड स्लीप में नहीं सो रहा था, बिकॉज ही वॉज दैट वॉज अ पब्लिक प्लेस, कोई भी कभी भी आ रहा था तो वो अच्छे से नहीं सो पा रहा था, उसकी एक आंख खुली हुई थी। और जैसे ही उसने देखा सामने कोई खड़ा है, वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली क्वाइट फ्राइटेंड, वो डर जाता है और जंप यानी कि अचानक से उठ जाता है, जैसे बोलते हैं ना हड़बड़ाहट में उठ जाना, बिल्कुल वैसे ही होता है। माई नेम इज
Edla Wilmanson, said the young girl, my father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard टाइम. अब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है, मैं आयरन मास्टर की बेटी हूँ. जब वो घर गए उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में कि आप रात जो है वो यहाँ पर अपनी बिताना चाहते हो. तो मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या ये मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ. उनसे परमिशन लेके मैं यहाँ पर आई हूँ आपको लेने के लिए. एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, मतलब वो अपने अफसोस जाहिर कर रही हैं कि आपके साथ ये सब हुआ. एंड यू हैव बीन इन अ वेरी हार्ड टाइम, कि आप बहुत ज़्यादा इस हालत में आ गए. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. Compassionately is called with sympathy, with kindness. Heavy eyes is called large eyes, and Christmas Eve is called the day before Christmas, एक दिन पहले वाला. तो अभी उसने जब उसकी तरफ देखा बहुत काइंडनेस के फिल होकर देखा. एंड हेवी आइज, यानी कि जब उसने इस तरह से देखा उसकी हालत, तो वो बहुत बड़ी आंखों से एक तरह से दया की दृष्टि से वो उसको देख रही थी. एंड उसके बाद उसने ये नोटिस किया कि वो जो आदमी है वो बहुत डरा हुआ है. ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कहीं से वो बच के आया हो, यानी कि उसने कुछ चोरी की हो और वो जेल से बच के आया है, यानी कि उसको इस तरह के थॉट आ रहे थे. तो हम देख सकते हैं कि ये जो थॉट है, ये थिंकिंग है, मीन्स इट प्रूव्स दैट येस एडला विल्मनसन वॉज रियली हैविंग वेरी गुड असेसिंग पावर. देन उसने कहा, अभी वो कहती है कि आप ये हम पर विश्वास कर सकते हैं कैप्टन कि यू विल बी अलाउड टू जस्ट लीव अस. ऐसा नहीं है कि हम आपको ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं, आपका जब मर्जी हो आप यहाँ से जा सकते हैं, बट आप अभी हमारे साथ चलिए क्रिसमस ईव मनाने के लिए. बट वो कह रही है कि आपका जब भी मन हो आप वहाँ से चले जाइएगा, लेकिन अभी आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि क्रिसमस की जो शाम है, दूसरे दिन क्रिसमस है, तो मैं आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती. She said this in such a friendly manner that the red trap paddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I'll come at once. वो इतने प्यार से, मतलब आयरन मास्टर जो उसको बोल रहा था बार बार, उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ. लेकिन ये जो चीज़ उसने इतने प्यार से बोली कि आपका जब मन हो आप चले जाइएगा, लेकिन अभी आप हमारे साथ चलिए, इतने प्यार से, इतने जेंटल वे में उसने कहा कि उस रेड ट्रैप सेलर को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया. मतलब उसको उसकी बातों पे ट्रस्ट हो गया कि हाँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ जब मेरा मन करे. और उसके बाद उसने क्या कहा, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उनकी वजह से परेशान हो रही है, और उसने कहा कि ठीक है, तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ. उसको लग रहा था कि भाई पहले फादर आए, फिर डॉटर आई, दोनों उसको बार बार आने के लिए कह रहे हैं. वो इतनी जेंटल मैनर में कह रही है, तो उसने कहा कि बार बार आप अपने मेरे लिए वजह से परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. Bow is called bend as a mark of the respect, and astonished is called surprised. अब उसने एक्सेप्टेड, जो उसने फ़र कोट पकड़ा हुआ था उसने वो पहन लिया, अपने जो फटे हुए कपड़े थे वो उतार दिए और उसने फ़र कोट पहन लिया, जो उन्होंने उसको बहुत डीप बो, यानी कि इस तरह ऐसे करके जो सरवेंट देते हैं आदर के साथ, बहुत झुक कर उसने दिया, उसने पहन लिया. एंड उसके बाद वो यंग लेडी जो थी उसको फॉलो, यानी कि उनके पीछे पीछे कैरेज की तरफ चल गया. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश्ड लुक. अब जो ब्लैक स्मिथ था उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. एक फटा पुराना कपड़ा पहने गरीब सा आदमी, इतना गंदा सा आदमी वहाँ पे लेटा, उसको आयरन मास्टर भी उसकी बार बार मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई घर चलो. फिर उनकी बेटी आती है, वो उसको लेकर जाती है. आयरन ब्लैक स्मिथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था. तो रेड ट्रैप सेलर जब वहाँ से गया तो उसने उसको देखा भी नहीं. किसको? जो बहुत ज़्यादा वंडर कर रहा था, ब्लैक स्मिथ एट ए ग्लांस. वो सब देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take the fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it.
Foreboding is called feeling that something bad will happen. गंदे गंदे यानी कि बुरे विचार आना, नेगेटिव थॉट्स आना. तो जब वो चल रहा था, जब कैरेज राइडिंग में चल रहा था, जब वो जा रहा था फार्म हाउस की तरफ, तो उसको यही सारे ईविल इज कॉल्ड बैड थॉट्स आ रहे थे कि क्यों हो, अब क्या होगा अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया, मैंने चोरी की. और उसके बाद ही वॉज स्टार्टेड कर्सिंग हिमसेल्फ. वो अपने आप को कर्स कर रहा है कि क्यों ये भगवान मैंने क्यों लिया उस फैलोज मनी. फैलोज इज कॉल्ड कंपेनियन. ठीक है, यहाँ पे कंपेनियन कि वो तो एक तरह से मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, मैंने उसका पैसा चुराया. क्यों चुराया मैंने? क्योंकि अब उसने कहा कि अब आई एम सिटिंग इन द ट्रैप. मैं बिल्कुल एक ट्रैप में फंस चुका हूं जहां से मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकता. मतलब उसने क्या सोचा था कि मैंने पैसा चुराया है, फॉरेस्ट के रास्ते से मैं बाहर आ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा. लेकिन अब क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है. अब उसको वहीं जाना पड़ रहा है जहां से वो भागना चाह रहा था, यानी कि किसी के भी घर में. किसी के भी घर में जाने का मतलब है कुछ भी आपकी बात जो है, जो आपने किया है गलत चीज़, वो खुल सकती है. The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. And run across is called met. अब क्रिसमस ईव दूसरे दिन था, वो क्रिसमस की ईव थी. ठीक है, देन जो मास्टर इसमें थे, सुबह हो गई थी और मास्टर जो आयरन मास्टर थे वो बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट पे, और उनको बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि चलो जो हमारा ओल्ड रेजिमेंटल, उनका जो कोलीग है, उनका जो काम करने वाला है, वो उनसे मिले, अचानक से मिले, और वो अब उनके घर आ गए हैं. मतलब वो एक तरह से थैंकफुल हो रहे हैं कि किसी भी उन्होंने उनको उसकी हालत के बारे में पता चला, और नाउ ही वॉज सक्सेसफुल टू हैव हिम एट हिज होम. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling recipe. Get flesh on the bones is called wear cloths, we can say. तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी बात कर रहे हैं, वो दोनों लोग बात कर रहे हैं, डॉटर, फादर एंड डॉटर. वो कहते हैं पहले हमको उसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए, ऐसा हमें देखना चाहिए कुछ अच्छा खाए वो, और उसके बाद हमको ये देखना चाहिए कि वो कुछ और करे. मतलब बिसाइड्स सेलिंग द रेड ट्रैप, जो वो चूहे पकड़ने वाले जो पिंजरा है वो बेचता है, उसके अलावा वो कुछ और कर सकता है, उसकी बजाय वो कुछ और कर सकता है, उस पर हमको ध्यान देना होगा. उसकी बेटी जो थी वो उस टाइम टेबल अरेंज करने में बिजी थी. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. Queer is called strange. अब उसकी जो बेटी है वो कहती है मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे इतनी चीज़ें थी वो उसके साथ बुरी होती चली गई, लेकिन अगर मैं सोचूं लास्ट नाइट जब मैंने उनको देखा तो उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी एक एजुकेटेड मैन रहे होंगे. सी education definitely brings the changes in your personality as well, how you are taking or how you are making yourself to be appeared फॉर समवन. आप कैसे चल रहे हो, आपका बोलने का तरीका, ठीक है, आपके कपड़े पहनने का तरीका, सारी चीज़ें मायने रखती हैं. तो वो कहती है कि उनको देखकर नहीं लगता है कि वो कभी एक एजुकेटेड मैन होंगे, बिकॉज रेजिमेंट में साथ काम करने का मतलब है ही मस्ट बी एजुकेटेड, बट वो तो एक गरीब सा अनएजुकेटेड पर्सन था, तो वो तो कहीं से भी नहीं लग रहा था एजुकेटेड. तो वही वो अपने फादर को बताती है. यू मस्ट हैव patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp क्लॉथ्स. अब जो आयरन मास्टर है वो उसको कहते हैं कि भाई पेशेंस रखो मेरी प्यारी बच्ची, मतलब वो कह रही है कि मुझे नहीं लगता है वो ऐसे, उनका पेशेंस रखो. अभी जो अच्छे कपड़े जब वो पहन के आएंगे, ड्रेसअप होकर आएंगे, तब हम उसको देखेंगे, तब वो बिल्कुल अलग लगेंगे. लास्ट नाइट जब तुमने उसको देखा था ऑब्वियसली वो थोड़े से शर्मिंदा हो गए थे, बिकॉज ही वॉज इन दिस कंडीशन, फटे हुए कपड़े और इस तरह से गरीबी की हालत में थे, तो वो थोड़े से शाय हो गए थे. बट अब जो वो नए कपड़े पहनेंगे उसके साथ जो ट्रैम्प मैनर्स है, ट्रैम्प यानी कि फटे हुए जो कपड़े हैं, फटे हुए जो मैनर्स हैं, इल मैनर्स हैं, वो भी नए कपड़े के साथ, नए माहौल के साथ, नए बिहेवियर के साथ वो भी उतार दिए जाएंगे, वो बिल्कुल अलग लगेगा. Now, just as he said, this door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly keen and well dressed.
The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of cloth which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. अभी उसने बताया जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे तभी होल शूज वी कैन से शूज रीचिंग अबव द एंकल, ठीक है, जो छोटे से होते हैं, जो स्नीकर्स नहीं, जो अच्छे शूज़, जो वेल ग्रूम्ड शूज़ बोल सकते हो आप, जो सूट के साथ पहने जाते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और वो जो स्ट्रेंजर, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो अंदर आता है और अब वो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था और वेल ड्रेस्ड, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। उसने जो वैलेट था, जो सर्वेंट था, उसने उसको नहलाया, उसके बाल को शेव किया, उसके बाल को काटा, ट्रिम किया और उसके बाद उसको अच्छे से ड्रेस किया। और अब वो जो गुड लुकिंग सूट पहना हुआ था वो किसका था? वो वन ऑफ द आयरन मास्टर का था। मतलब आयरन मास्टर के जो सूट्स थे उसमें से ही उसने एक सूट चुनकर और पहना हुआ था और उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, स्टार्च्ड कॉलर था और होल शूज़ थे। मतलब बहुत स्टार्च्ड कॉलर, इसको एकदम कड़क, यानी कि बिल्कुल आयरन की हुई, एब्सोल्युटली फाइन उसने पहना हुआ था, शूज़ पहने हुए थे। मीन्स नाउ ही वॉज ऑल जस्ट वी कैन से ना ग्रूम्ड, एकदम बदल गया था। But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. Well groomed is called nicely dressed and puckered brow is called raised eyebrow, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब जो उनका गेस्ट था वो बहुत ज़्यादा नाइसली ड्रेस्ड, एकदम जेंटलमैन लग रहा था, तो आयरन मास्टर को तो खुश होना चाहिए था। बट बिसाइड्स दिस he was not seeming pleased, वो खुश नहीं लग रहे थे। Instead means opposite, उनको गुस्सा आ रहा था। जब हमको गुस्सा आता है तभी हम इस तरह से करते हैं ना, लाइक दैट, वो वही रिएक्शन दिखा रहे थे। और उनको अब समझ में आ गया था कि जो उन्होंने स्ट्रेंजर देखा था वो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, उनको कुछ मिस्टेक हो गई थी। जो रिफ्लेक्शन नील सुलफ का वो सोच रहे थे वो डेफिनेट नहीं था, वो श्योर नहीं थे, क्योंकि रात को फर्नेस में टाइम पे हो सकता है उन्होंने कोई गलती कर दी हो। वहाँ पे अंधेरा था, फोर्स में रात का टाइम था, तो उनको कुछ मिस्टेक हो गई, बिकॉज वो जिसको समझ के लेकर आए थे घर पे वो नहीं था। तो यहाँ पर हमको ये पैराग्राफ के बाद हमको समझ आ रहा है कि हाँ, जब नील्स उलोफ मे बी ही वॉज हैविंग the long beard and a little, we can say, no, the resemblance of the personality might have been copied like that, or might have been the similar like Neil Soloff. But अब जब वो groomed होकर आया है तब उसको उसका फेस और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हैं। आयरन मास्टर को समझ में आ गया कि रात को उन्होंने जिसको देखा था वो नील सोलोफ नहीं था और उन्होंने कुछ गलती कर दी है, तो अब उनको गुस्सा आ रहा था। Now, when he stood there in when he stood there in the broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made an attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. Thundered is called shouted, and dissimulate is called pretend, and splendor is called luxury. अब जब उन्होंने ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन की पूरी रोशनी में जब उन्होंने अच्छे से उसको देखा कि वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, अब उन्होंने कहा अब मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, क्योंकि ये कोई मेरी पुरानी जान पहचान वाला आदमी नहीं है। पहले उन्होंने रात में गलती कर दी थी, तभी उन्होंने तुरंत शाउट किया, चिल्लाकर पूछा क्या इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स। अब स्ट्रेंजर को समझ में आ गया कि वो जो एफर्ट कर रहा है प्रिटेंड करने का, अटेम्प्ट इज कॉल्ड एफर्ट। अभी तक वो क्या कर रहा था? बहाना ही तो बना रहा था, उसने कुछ भी नहीं बताया सच। तो उसने कहा कि जो अभी तक वो बहाना करता आ रहा है, जो उसने अभी तक ये स्प्लेंडर, ये लग्जरी और ये ग्रैंडनेस देखी है, वो सब खत्म होने वाली है। उसको लग गया था कि हाँ, इनको पता चल गया है। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. Pleaded is called begged or prayed. उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। When you had come and your daughter was there at night, मैंने आपको बराबर रिक्वेस्ट की थी, मैं आपसे बोल रहा था कि मैं तो भाई एक पुअर ट्रेडर हूँ, बिजनेसमैन हूँ जो बेचता है रेड ट्रैप, वो सिर्फ क्या चाहता था कि वो उनको उनकी शॉप में एक रात गुजारने थे, बस मैं तो यही बोल रहा था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है,
कोई हार्म नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा गलती, बड़ी गलती मुझसे या आपसे नहीं हुई है, मैं अपने पुराने कपड़े फिर से पहन लूँगा और मैं यहाँ से फिर से चला जाऊँगा। तो अब यहाँ पर पहली बार उसने बोला आयरन मास्टर के सामने कि आप जो समझ रहे हो मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पर रात गुजारने वाला था, मैं तो आपसे कह ही रहा था कि मुझे नहीं आना, आप मुझे ज़बरदस्ती लेकर यहाँ पर आए हैं। Well, said the Iron Master, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Sheriff is an officer of the town, or we can say cop. ठीक है, पुलिस या कॉप, वहाँ पे शेरिफ बोला जाता है कॉप को। तब आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग, रुकते हुए, अ लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट हुए, उन्होंने कहा कि नो 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 नो, ये पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं होगा। उसने कहा कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लूंगा, चला जाऊंगा। उसने कहा कि नो, इतनी ऑनेस्टी नहीं, इतनी ऑनेस्टी से कुछ नहीं होगा। तुमने जो ये कुछ एडमिट किया है, आई शुड नॉट बी सरप्राइज, एंड मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर मैं तुमको पुलिस को दे दूं या जो ऑफिसर है उसके हवाले कर दूं, एंड समथिंग टू से इन दिस मैटर, जो इस मैटर का पता लगाएगा। यानी कि अब आयरन मास्टर कह रहे हैं कि नहीं, इतने करने से नहीं होगा कि तुम वापस चले जाओ, तुमने हमें धोखा दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू इन द हैंड ऑफ द शेरिफ एंड ही वुड हैंडल आउट दिस मैटर। अब ट्रैम्प जो था उसको गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने फिस्ट, इट्स कॉल्ड पंच, यानी कि इस तरह से मुट्ठी जो होती है, उसने टेबल पे बहुत जोर से मारा। ठीक है, जब उसने ये बोला कि मैं तुमको पुलिस में दे दूंगा, तो ट्रैम्प आगे आया, उसने बहुत जोर से टेबल पे मारा। Now I'm going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds, and bits of pork set out to drag a poor fellow into the trouble. Set out is called arrange, and cheese rind means flecks of the cheese. फ्लेक्स यानी कि जो चीज़ को काटते हैं, जैसे बटर को काटते हैं, फ्लेक्स निकलते हैं, पतले पतले टुकड़े, उनको बोलते हैं चीज़ रिंड्स। तो अब वो बोलता, अभी हम देख सकते हैं कि ट्रैप बहुत गुस्से में है। ठीक है, उसने क्या बोला, अब मैं आपको सच बताता हूँ, सुनो। ये जो पूरा वर्ड है ये कुछ नहीं है बट एक बहुत बड़ा सा रेड ट्रैप है, जो गुड थिंग्स, ऑल दैट गुड थिंग, जो भी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं इसमें, वो ऑफर की जाती हैं, दे आर नॉट ट्रू। और वो जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो किस फॉर्म में होती हैं, टेम्पटिंग फॉर्म में होती हैं, जैसे कि चीज़ रेंड, जो फ्लेक्स ऑफ द चीज हुए, या बिट्स, बिट्स इज कॉल्ड टुकड़े, पोक के टुकड़े हुए, उस फॉर्म में होती हैं, जैसे कि रेट्स के लिए डाली जाती हैं। सेम ऐसे ही जितनी भी गुड थिंग्स हैं, जो लग्जरीज हैं ऑफ द लाइफ की, वो इस वर्ड, जो ये वर्ड प्रेजेंट करता है, दैट सेट आउट, जो अरेंज की जाती हैं, डेलिबरेटली अरेंज की जाती हैं, जिससे कि जो पुअर फैलो हैं, जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो जानबूझकर मुश्किल में पड़ जाए। तो अब यहाँ पर वो सच्चाई बता रहा है, एक तरह से देखा जाए तो वो अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा है। वो बता रहा है कि हाँ, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जो ओल्ड मैन था, जो क्रॉफ्टर था, जिसके पास वो गया था, उसने उसको लालच दी। उसके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था। अगर उसको 30 क्रोनर्स दिखे तो उसने वहाँ से चुरा लिए। ये उसने बोला नहीं, बट उसने जाना कि हाँ, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मुझे भी कुछ टेम्पटेशन दिया गया और आज मैं उसमें फंस गया हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हैं यही ट्रबल में डालती हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो अब अगर हम देखते हैं तो ट्रैम्प को थोड़ा सा गुस्सा आ गया है। And if the sheriff comes now and locks me up for then you, Mr. Iron Master, must remember that day may come when you yourself may want to get a big piece of the pork, and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे दे दो शेरिफ को, अगर ऑफिसर आएगा मुझे पकड़ लेगा, मुझे लॉक कर देगा, मुझे लॉकअप में डाल देगा, बट ये इसके बाद आप ये मत समझना, याद रखना, उन्होंने कहा याद रखना कि आप भी एक दिन फंसोगे, आप भी एक दिन बहुत बड़ी बिग ट्रबल में फंसोगे। बहुत बिग पीस ऑफ द पोक का मतलब हुआ यहाँ पे टेम्पटेशन, यानी कि आपको भी कोई इस तरह का लालच मिलेगा जिससे कि आप उस लालच की तरफ जाओगे एंड आप उस लालच में फंस जाओगे। उसने ये बोला और उसके बाद उसने कहा आप उसमें फंस जाओगे, उस ट्रैप में, यानी कि उस जाल में फंस जाओगे जैसे आज मैं फंसा हुआ हूँ। जैसे ही आयरन मास्टर ने उसकी बात सुनी वो हंसने लगे। अब हंसने लगे क्योंकि उनको क्या लग रहा था, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू
कैन। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तुमने ये जो चीज़ें बोली हैं उससे मैं एक समझौता करने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुमको शेरिफ को नहीं देता हूँ, लेकिन तुमको यहाँ से अभी जाना पड़ेगा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन। लेट द शेरिफ अलोन इज कॉल्ड, आई एम नॉट गिविंग you in sheriff's hand, मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ, but you have to go from here as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. अब जैसे उसने ये बोला कि नहीं मैं शेरिफ को नहीं देगा, लेकिन तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, तो जो रेड ट्रैप सेलर था वो जाने लगा। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, डॉटर केम एंड सेड नो, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, आज वो बिल्कुल नहीं जाएगा, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फादर ने डिसीजन लिया उसको उनकी डॉटर अपोज कर रही है। देन What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once. That was why she had interceded for the vagabond. Now, wretch is called unfortunate person, unlucky person, and intercede means intervene on behalf of other, किसी और के बीच में आना, मामले के बीच में आना। अब यहाँ पर जो आयरन मास्टर उसने ये देखा, उसने कहा कि व्हाट इज द वर्ड आर यू डूइंग, क्या कर रही हो, मीन्स यू आर डिनाइंग माई डिसीजन, मीन्स एक स्ट्रेंजर के लिए यू आर डूइंग दिस थिंग। उसके फादर ने कहा, अब एक टाइम के लिए तो डॉटर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो कि वो क्या कर रही है, मतलब एक तरफ उसके फादर है, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया और वो किसके अगेंस्ट है जिसको वो जानती भी नहीं है, तो अभी हार्डली उसके पास कुछ भी आंसर करने के लिए था। अब वो सोचती है कि सुबह वो कितनी हैप्पी थी, कितना अच्छा लग रहा था कि उसको किसी एक पुअर हंग्री मैन को, वो अपने अनलकी मैन को घर लेकर आई है, उसके लिए एक होम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जो उसका क्रिसमस है वो बहुत अच्छा उसको बना सकती है। एंड शी कुड गेट अवे दिस आइडिया ऑल एट वंस, और जो आइडिया अभी था वो एकदम से चला गया, मतलब वो उसको खिलाना चाहती थी एक थोड़ी सी पीसफुल अ डे इन his entire life she wanted to give him, but ये क्या हुआ, ये सारा जो आइडिया था एक तरफ से बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा था। एंड she had interceded for the vagabond, और क्यों उसने उस वेगाबॉन्ड के जो उसके फादर ने डिसीजन लिया था उसके बीच में ये उसने ऐसा जो था अब्रप्शन वो क्यों डाला, उसके फादर ने जब बोला जाओ तो उसने क्यों रोका, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें। I'm thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. अब उस लड़की ने बोलना शुरू किया, थोड़ी देर तो वो चुप रही, उसको समझ में नहीं आया, बट बाद में उसने बोलना शुरू किया कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पर रुकना चाहिए। पूरा साल वो हर जगह बस घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए एक भी जगह नहीं है, एक सिंगल प्लेस नहीं है इस पूरे देश में जहाँ पे वो रह सके, जो उसको अपना घर कह सके, जहाँ पे कोई उसको वेलकम कर सके, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। और उसके बाद जहाँ पर भी वो जाता है चेस्ड अवे, उसको भगा दिया जाता है वहाँ से। वो उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो कभी भी अरेस्ट हो सकता है, उससे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। क्रॉस एग्जामिन इज कॉल्ड क्वेश्चन पूछना, अपोजिट क्वेश्चंस पूछना, उसको हमेशा उसका डर लगा रहता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसको पूरे साल में एक दिन हमको एक उसको देना चाहिए जिस दिन वो इंजॉय कर सके, सिर्फ एक दिन। मतलब वो क्या चाहती है, पूरे 365 डेज में से एक डेज आई एम जस्ट आस्किंग दैट डे मस्ट बी ब्रिंग पीस फॉर हिम, जो इस तरह से घूम रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शी वॉज रियली टेलिंग द ट्रुथ on behalf of a stranger to her own father। वो उसको बोल रही है कि वो पूरा दिन पूरे साल हर जगह ऐसे घूमता है, कोई भी उसको अपनाने को तैयार नहीं है, सब उसको भगा देते हैं, उसको पकड़े जाने का डर रहता है। तो क्या हम ऐसे आदमी को सिर्फ एक दिन पीसफुल नहीं दे सकते? The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course. She continued, but anyway, I don't think we ought to chase away her human being, whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer.
Mumbled is called spoke unclearly, and Saint Beard is called in low voice. अभी जब ये सारी बातें सुनी आयरन मास्टर ने तो उन्होंने धीमी आवाज़ में कुछ बोला जो क्लियर नहीं था, सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपोज नहीं कर सकते, यानी कि वो जो भी उनकी डॉटर ने उनको कहा वो उसको झुटला नहीं सकते थे, क्योंकि वो सही बोल रही थी वो सारी चीज़ें। एंड उसने कहा कि ये मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं। उसने कहा कि अभी अगर हमने इसको जाने दिया तो ये मिस्टेक होगी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमको उसे यहाँ से भगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उसको खुद ही इनवाइट किया है, हमने उसको ही बोला था कि तुम यहाँ पर आओ, हमारे साथ क्रिसमस चेयर करो, क्रिसमस सेलिब्रेट करो, और हम खुद ही उसको बोल रहे हैं कि यू गो आउट फ्रॉम हियर। तो दिस इज द मिस्टेक दैट वी आर गोइंग टू डू, दैट वुड नॉट बी अ मिस्टेक दैट ही इज गोइंग फ्रॉम हियर। ये उसकी गलती नहीं है कि वो एक पुअर मैन है, एक वेगाबॉन्ड है, बट हाँ ये हमारी गलती होगी अगर हम उसको अभी यहाँ से जाने देंगे। तो आयरन मास्टर को लग रहा है कि हाँ जो उनकी बेटी कह रही है वो सही है, इसीलिए उन्होंने कुछ भी उसके बारे में नहीं कहा। You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Preach is called to teach या भाषण देना. Parson is the priest जिसको आप बोलते हो जो पादरी होते हैं. And regret is called feel sorry या पछतावा करना. तो कि तुम तो एक बात जो प्रीचर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा गंदा भाषण देती हो। अभी क्या किया वो, शी वॉज जस्ट टेकिंग द स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ द रेड ट्रैप सेलर। तो वो कह रहे तुम तो एक पादरी से भी बहुत ज़्यादा बुरा भाषण देती हो, क्योंकि ये सारे लोग प्रीचिंग करते हैं जो पुजारी और पादरी होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये जो डिसीजन है तुम्हें उस पर पछताना ना पड़े। अब ये जब उन्होंने बोला उसके बाद जो उनकी बेटी थी उसने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसको ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चल दी। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the red cap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Given is called admit defeat या छोड़ देना, ठीक है। तो उसको लग गया था कि अब उसके जो फादर हैं वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, और उसने उस जो रेड क्रेप सेलर था उससे कहा बैठ जाओ और खाओ। तो जो रेड क्रेप सेलर था उसने भी कुछ वर्ड नहीं बोला, क्योंकि उसके बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने जब कहा तो वो बैठ गया, एंड देन ही स्टार्टेड ईटिंग वट एवर वॉज देयर इन द breakfast on the breakfast table. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? After that Christmas Eve at Ramsajo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. थोड़ी थोड़ी देर बाद जब वो खाता जा रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो देखता जा रहा था कि भाई वाई दिस गर्ल हैज़ टेकन द फेवर द साइड ऑफ मी, क्यों लिया उसने मेरी तरफ से ये सब चीज़ें, क्यों बोला उसको, क्या क्रेजी आइडिया हो सकता है, उसको समझ नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली ही वॉज वी कैन से ना रेगामफिन, एक वंडरर, एक पुअर डर्टी फैलो था, उसके लिए इतने बड़े घर की लड़की क्यों इस तरह से बोल रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। बट दैट क्रिसमस जो रामसजो पास्ट जो और तरह के क्रिसमस जाते थे बिल्कुल वैसे ही ये भी गया, क्योंकि जो भी स्ट्रेंजर था उनके घर पे था, उसने कोई भी ट्रबल उसके बाद नहीं किया। वो वहाँ पर जब तक था क्योंकि उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, ही जस्ट वॉन्टेड टू स्लीप, उसको सिर्फ सोना था, वो सिर्फ रेस्ट चाहता था। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at once a stretch. And at noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. He seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsajo. अभी वो गया और वो सो गया, मतलब सोफे पे लेटा और वो सो गया एक गेस्ट रूम में जाकर। अब जब दोपहर हुई तो वो लोग आए उसको जगाने के लिए कि सो दैट ही कुड हैव द शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, मतलब वो खाना खा सके, क्रिसमस का जो लंच था वो कर सके। बट उसने खाया और उसके बाद फिर गया, वो फिर सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत टाइम हो गया है, कितने साल गुजर गए हैं, उसको एक पीसफुल स्लीप नहीं मिली है, वो सो नहीं पाया है। और अब वो यहाँ पर रामसजो के जो घर में है, यहाँ पर वो आराम से सो रहा है, पीसफुली सो रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as through the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and
porridge. अब शाम हुई तब क्रिसमस के ट्री जो था वो सज गया था, लाइट्स वगैरह सज गई थी, उसको फिर से उठाया गया, वो नीचे आया, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जो कैंडल लाइट्स हैं, जो लाइट्स हैं, जो डेकोरेटिव लाइट्स हैं, उसकी आंखों को हर्ट हो रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। एंड उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद वो फिर से वहाँ से चला गया, ड्राइंग रूम में आया नीचे जहाँ पे क्रिसमस ट्री था, लेकिन वो फिर से वापस चला गया। 2 घंटे के बाद उसको फिर से जगाया गया, अराउज्ड वंस मोर, ही वॉज अराउज मतलब ही वॉज वोक अप अगेन वंस मोर, एक बार फिर से जगाया गया उसको। वो नीचे आया और डाइनिंग रूम में, और उसके बाद उसने क्रिसमस फिश और पॉरेज को खाया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मीन्स ही वॉज जस्ट गिवन thorough welcome he was given, and now the thorough care was given by that girl. वो बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख रही थी, वो सो रहा था बट वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। एंड अगेन एंड अगेन शी वॉज गोइंग एंड waking him up for taking lunch and for coming down. And that red trap sailor was also behaving very nicely, not with any kind of the iron master was having this speculation कि वो कुछ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. He was very nice guest and he got very nice host as well. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." But when he came to a young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही वो उठे, टेबल से उठे, और उसने देखा कि जो ही वेंट अराउंड द ईच वन प्रेजेंट, जो जितने भी लोग वहाँ थे, यहाँ पे ही आया है रेड ट्रैप सेलर के लिए, वो सबके पास जाता है, जितने में तब उसने खाना वाना खा लिया, अब जितने भी लोग वहाँ पे थे वो एक एक करके सबके पास जाता है और उनको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है। बट जब वो यंग गर्ल के पास आता है, एडला विल्मनसन के पास आता है, तो वो शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, वो उसको इस तरह से समझाने के फॉर्म में बोलती है कि जो उसकी फादर, इंटेंशन आप बोल सकते हो डिज़ायर, ठीक है, इच्छा बोल सकते हो, चॉइस बोल सकते हो, तो ही वॉज सेइंग एज इफ द सूट ही वॉज वेयरिंग दैट डे, जो उसने सुबह से सूट पहना हुआ था वो उसके फादर का था, और ये इनके फादर की इच्छा थी कि उसको क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर वो सूट दे दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आफ्टर हैविंग पासिंग द डे एंटायरली पीसफुली विथ कम्फर्ट, when he completed the supper, then he was about to go. Before going, he was meeting with everyone who were present over there, and then Edla Wilmanson told him that the suit that he won, he was supposed to keep that suit as a Christmas present from them. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in the place, then he could rest in peace and be sure that no evil would befall him. Befall is called to happen to happen to somebody, किसी के साथ कुछ घटित हो जाना, हो जाना। तो अब उसने बताया है कि जो उसने सूट पहना हुआ है that is just like a Christmas present, और उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो दूसरी साल भी क्रिसमस ईव यहाँ पर बिताना चाहता है, यहाँ पे स्पेंड करना चाहता है, जो प्लेस ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वो बिल्कुल आराम से था, जो पीसफुली द डे ही हैड स्पेंटेड, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल ऑन हिम, और ये भी उसके लिए उसको श्योर किया कि कुछ भी, कोई भी बुराई उस पर नहीं आएगी। मीन्स द ट्रीटमेंट दैट वॉज गिवन बाय हर फादर टू हिम, कि ही वॉज वंस वेरी एंगर्ड एंड वॉन्टेड टू गिव हिम टू शेरिफ, दैन उसने कहा कि अगर वो दूसरे साल भी यहाँ पर आना चाहता है तो ही वॉज वेलकम, एंड उसको कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस amazement. Boundless is called limitless, and limitless and amazement we can say the wonder, ठीक है। तो वो उसको, वो कुछ नहीं कह पा रहा था, जब उसने ये सारी चीज़ें बोला वो कुछ नहीं कह पाया। मतलब at one side you are treated so diligently, with so respect, just like a captain, and even then at the very hand you have been invited for the next year as well, कि तुम दूसरी साल भी आ सकते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। Means he was overwhelmed, उसको समझ नहीं आ रहा था, he was speechless and he was just looking at that girl with boundless or limitless amazement, कि कोई एक अनजान आदमी कोई ऐसे कैसे कर सकता है, तो ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट।
The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. Got up in good season is called sufficiently early and dejectedly is called with disappointment. दूसरे दिन आयरन मास्टर और उनकी जो बेटी थे वो बहुत जल्दी जगते हैं और उसके बाद क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च आते हैं. जैसे लाइक वी सेलिब्रेट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग वी गेट रेडी एंड गो टू टेम्पल टू पे ट्रिब्यूट ना, सेम एज ही वो सुबह उठते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए और दोनों ही चले जाते हैं. और जो उनका गेस्ट था यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था वो अभी भी सो रहा था. तो जो रात में था, रात में ही उसने सबको थैंक बोला कि जो उसको ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद वो जाकर सो गया था. अभी भी वो सो रहा था. उससे पहले ही, उसके उठने से पहले दोनों लोग चर्च जाते हैं क्रिसमस पे एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. उन्होंने इसको फिर से डिस्टर्ब नहीं किया. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हुए थे, दे ड्रोव बैक. जब वो वापस आए, सुबह सुबह गए थे, 10 बज रहे थे, वो वापस आए एंड वो जो यंग गर्ल थी शी वॉज जस्ट हंग हर हेड. उसका जो सिर था वो झुका हुआ था नीचे, मोर डिजेक्टेडली than usual. Disappointment means she felt something, she heard something like that she was really feeling very disappointed. उसकी वजह से उसने अपना सर नीचे कर रखा था. जब हम लोग दुखी होते हैं, कुछ परेशान ऐसे कर लेते हैं ना हम लोग, just like that. तो जब वो लोग वापस आ रहे थे, she was very disappointment means something had happened like that. At church, she had learned that one of the old crofters of ironwork had been robbed by a man who went around selling rat traps. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब उसको चर्च में क्या पता चला, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, एवरीबडी इज अलाउड टू गो इन चर्च एंड टेम्पल. कोई भी बड़ा छोटा वेल्दी कैसा भी पर्सन आ सकता है. तो वहाँ पे वो ओल्ड पुअर क्रॉफ्टर भी वहाँ पर आया. पता चलता है उनको कि एक जो उसी टाउन का एक पुअर क्रॉफ्टर है, उसी क्रॉफ्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके घर रेड ट्रैप सेलर रुका था. तो वो उससे पता चलता है कि उसके घर में कल चोरी हुई है. उसको कोई रेड ट्रैप सेलर था जो बेचने आया था, उसने उसके घर पे रात गुजारी और उसने उसको रॉब किया है, मतलब वहाँ से कुछ चोरी करके भागा है. ये जब उसको पता चला, देन शी वॉज वेरी श्योर कि दिस वॉज द रेड ट्रैप who had stolen 30 kronos, and with the red traps he was just finding the way to hide himself. और जब उसको ये पता चला उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, because at one place she wanted to give him a very nice treatment even after his this torn or ragged condition, and at one place she came to know that yes, whatever the speculation was of her father, that was all right about him, and he was a thief. अभी उसके आयरन मास्टर हैं, फादर है, अब उनको मौका मिल गया. उन्होंने कहा कि ये वही फेलो है, ये वही कंपेनियन है जिसको तुम अपने घर लेकर आई हो. अब मुझे ये चिंता है कि मेरे घर में जो सिल्वर स्पून्स हैं, जो सिल्वर की कटलरी रखी हुई है, वो कितनी बची हैं, जो कबर्ड में रखी हुई है वो कितनी बची हैं. मतलब उनको क्या लग रहा था, इनडायरेक्टली ही वॉज ब्लेमिंग, आयरॉनिकली ही वॉज ब्लेमिंग द रेड ट्रैप सेलर. वो ये बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ से भी, उनके घर से भी तो कुछ उसने चोरी किया होगा, बिकॉज वन नाइट ही जस्ट स्पेंट इन क्रॉफ्टर्स house and stolen 30 kronas. So one night, the last night that he had spent in his house, so he must have stolen something. तो वो कह रहे हैं कि देखते हैं कि कितनी सिल्वर स्पून बची हैं, ले गया होगा वो. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. वैगन इज 4-wheeled व्हीकल पुल्ड बाय द एनिमल. आप बोल सकते हो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जो होती है, उनके पास घोड़ा गाड़ी थी, कैरियर था. तो वो आकर रुका. जैसे ही वो आकर रुका, मुश्किल से वो रुका ही था, तुरंत वो अंदर आते हैं आयरन मास्टर और सर्वेंट से पूछते हैं कि जो स्ट्रेंजर था वो गया कि वो है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ये सुना है, चर्च में ये सुना है. वो बहुत गुस्से में थे. उन्होंने कहा ये मैंने सुना है कि वो जो स्ट्रेंजर था जो हमारे घर रुका हुआ है वो एक थीफ था, वो एक चोर था. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilminson was to be kind enough to accept as a Christmas present.
ऑन द कॉन्ट्ररी इज कॉल्ड अपोजिट। तब उसने वैलेट ने बोला कि हाँ वो चला गया है, बट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम, वो कुछ भी लेकर नहीं गया है, बट अपोजिट मतलब वो बदले में कुछ देकर गया है। एंड दैट लिटिल पैकेज was to be supposed to be given to मिस विल्किंसन, यानी कि वो मिस विल्किंसन के लिए है, और अगर उसकी इच्छा थी कि वो उसको एक्सेप्ट करें एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। मीन्स वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो चला गया था, कुछ भी लेकर नहीं गया, सर्वेंट ने खुद देखा, उसको छोड़कर आया, और फिर उसने बताया कि वो एक पैकेट देकर गया है, उसने कहा है कि एडला विल्किंसन को देना है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। Now, the young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small red trap in it and lay 3 wrinkled 10 krona notes. But that was not all. In the red trap lay also a letter written in large, jagged कैरेक्टर्स। अब उसने बताया कि जो उसने पैकेज था वो उस लड़की ने खोला, जैगेड कैरेक्टर इज कॉल्ड अनइवन लेटर्स, ठीक है, मतलब बहुत गुड हैंड राइटिंग नहीं, बैड हैंड राइटिंग बोल सकते हो आप इसे। द यंग गर्ल, उसने पैकेज को खोला, बहुत बुरी तरह से उसको पैक किया गया था, दैट कैन बी सीन, मतलब उसके पास पैकेट करने को कुछ था नहीं, तो उसको लग रहा था कि हाँ कितनी अनकैम्पली उसको पैक किया गया है। जैसे ही उसने कंटेंट्स इज कॉल्ड, जो उसमें चीज़ें रखी हुई थी, जो सामान रखा हुआ था, जैसे ही उसने उसको देखा वैसे ही शी स्टार्टेड क्राइंग ऑफ जॉय, वो खुशी के आंसू आ गए उसकी आंखों में। उसमें क्या क्या था, उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था, एक छोटा सा रेड ट्रैप था, और उसके बाद 10 क्रोनर्स के जो नोट थे वो थे, और यही नहीं, उसके बाद उसमें एक लेटर रखा था जिस पे कुछ बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में, कुछ बड़ी बड़ी अनकैम्प्ड हैंड राइटिंग में, आड़ी तिरछी हैंड राइटिंग में, लेटर्स में कुछ लिखा हुआ था। मीन्स वी कैन से दैट रेड ट्रैप सेलर वॉज नॉट टोटली अनएजुकेटेड, ही वॉज लिटरेट। So if we can see that being a poor person, he thought even this idea that he should also give something to the lady who hosted so well and treated him just like a real captain. तो यहाँ पे सेल्मा लेगरलॉफ की वो बात सच लगती है कि the goodness is there in the man. We have to just find out, understand and be able to take that goodness out from that person. So when Edla Wilkinson saw all these things, red trap, 1 red trap, 30 kroners note and a letter, then what was written in that letter? Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. So he was saying that you were treating me, you have been so nice treatment had been given to me by you, that I, as if I were a real captain. Means he was just a red trap sailor. उसको ऐसा लग रहा था कि आपने तो मुझे ऐसे ट्रीट किया, मतलब मेरा इतना ख्याल रखा जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ, तो जैसा आपने किया मैं भी एक कैप्टन के जैसे ही आपसे बिहेव करूँगा। For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as the bet for the poor wanderers. उसने कहा कि मैं ऐसा आपको embarrass नहीं होने दूंगा कि just because of me you had to feel shy. I would not let this condition come to you. I am just giving those 30 kroners money back, and please do this favor from my side, that return this money to the roadside crofter who was living there. But ironically he means ended this thing here, that is the man, means crofters are the man, those type of man, they invited the poor person like us by hanging the bets for them. तो उसके कहने का मतलब ये था कि क्रॉफ्टर्स जो है उसने क्यों दिखाया उसको रुपए, अगर उसने दिखाया obviously he was in need of money, and when the money was just before him, then why would he not take it? और उसने वही किया, उसने कहा क्रॉफ्टर जैसे लोग हैं जो हम पुअर वंडरर्स के लिए एक तरह से टेम्पटेशन दिखाते हैं और हम लोग उसमें फंस जाते हैं, आप ये जो रुपीज़ है जो मैंने वापस किए हैं प्लीज़ उसके पास
भिजवा दीजिएगा. And then the red trap is a Christmas present from a red who would have been caught in this world's red trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. And then written with friendship and high regard, Captain Von Stehel. Last में वो लिखता है कि ये जो red trap Christmas present है, ये from a rat, ये उस rat की तरफ से है जो नहीं पकड़ा गया है, हैव बीन कॉट इन दिस वर्ड ट्रैप, जो पकड़ लिए जाते हैं. जो रेट है, यानी कि रेट वो अपने आप को लिखता है कि ये एक उस रेट की तरफ से है जो इस पूरे वर्ड के जो एक ट्रैप है उसमें पकड़ लिए जाते हैं अगर उनको नहीं मिलता है वो ट्रीटमेंट, अगर वो नहीं उठते हैं कैप्टन के फॉर्म में. यानी कि अगर हम देखें तो एक illiterate or a very poverty stricken man is having so wonderful philosophy, means that cannot be seen in even an educated man. वो कह रहा है कि अगर हम जैसे पुअर लोगों को भी कोई कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट दे, हमारा भी कोई इंपॉर्टेंस समझे, भाई कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट देने का मतलब है कि हम लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट है, अगर वो रिस्पेक्ट को समझे तो ऐसा क्यों होगा. वाई वी ऑल हैव टू बी वरीड इन दिस, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. अगर उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर उसको भी लगेगा कि हाँ ही इज हैविंग a little importance in anybody's place in this world even, तो वो अपने आप को ज़रूर साफ करेगा. साफ is called all the evil things that are there in his mind or his heart, he will definitely try to remove that. And I have been given this chance, being a poverty stricken, मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट दिया गया, and that's why I was able to raise myself and I was able to gift you this present. और लास्ट में वो बोलता है रिटन विद फ्रेंडशिप विद हाई रिगार्ड, और उसको साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेहल. तो अगर हम बोले लास्ट में उसने ऐसे क्यों साइन किया, बिकॉज ही हैज़ बीन ट्रीटेड लाइक दैट एंड लाइक अ कैप्टन ही गेव दैट क्रिसमस गिफ्ट बैक टू दैट लेडी एडला विल्मनसन. So that's why he was having this right to sign with Captain Von Stehel. So this was all. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. द टेक्स्ट वॉज रियली लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी था, बट इवन दैन इट लेफ्ट अ मैसेज फॉर अस दैट वेयर एवर वी हैव बीन वी शुड बी अवेयर. एटलीस्ट वी कैन पुट सम ऑफ द ग्लैंस टू द पीपल हु आर सराउंडेड बाय अस, लाइक वी can, if we cannot give to anyone like anything, but we should not having the right to insult or humiliate it just being the poor person just because of their poverty, because being poor is not their mistake any. तो अगर उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास नहीं है, बट उनके पास वो चीज़ है जो हम भी उम्मीद करते हैं, लाइक गिविंग सेल्फ रिस्पेक्ट उनके पास भी है, रिगार्ड वो भी चाहते हैं. तो दिस इज़ द थिंग. अगर आप उनको उस तरह से ट्रीट करोगे, ऑब्वियसली यू विल जस्ट इन return you will get the same thing. If you will treating them, or you, we should say we, अगर हम लोग उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे in a humiliated and insulted manner, तो उसका रिजल्ट अच्छा कहाँ होगा, पॉजिटिव कहाँ होगा. देखिए नेगेटिव थिंग will implies only negative, and positive thing will definitely come out to be a positive result. So with this message, Selma Lagerlof, I should say that she succeeded in conveying this message, a very beautiful message to all of us, that we have to just try to find out the goodness in others' heart, and we should make the effort, or at least try to bring that goodness, so that each and everybody will be surrounded by that goodness. So with this, I'm ending this video here. Next video, I'll bring the textual part of this chapter. Take care till then.